टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर्स के एपिसोड 118 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज हम एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारे आज के मेहमान बहुत ही युवा कलाकार, चित्रकार और शिक्षक हैं। दिल्ली से जितेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, और साथ में हमारे साथ लाइव हैं CCRT के पूर्व निदेशक और इस शो में एक्सपर्ट के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय श्री गिरीश चंद्र जोशी जी। आप सबका स्वागत है सर द टीचर शो में। नमस्कार। नमस्कार जितेश जी, आपका स्वागत है। आज 118वां एपिसोड है सर, और लगातार पिछले 117 दिनों से हम ठीक 7 बजे अपने शिक्षकों के सामने हाजिर होते हैं। देश भर के सरकारी शिक्षकों के लिए, जो असरकारी हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन सबको हम देश और दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं शो के माध्यम से। और आज आप 118वीं कड़ी हैं हमारे इस प्रयास की, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। और हमारे साथ मुकेश प्रसाद दोगुआ जी हमारे कोच जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से। मुकेश जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार मुकेश सर। नमस्कार। नमस्कार जोशी सर हो गया सर, जोशी सर आ गया जी सर, जोशी सर हेलो। तो जितेश सर, इससे पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें, जी नमस्कार सभी को। इंटरनेट से या लैपटॉप की दिक्कत लग रही सर मुझे। तो हमारा जो आज का सवाल है जोशी सर पूछेंगे, और हम आप सबको बताना चाहेंगे मित्रों कि रोज की तरह इस सवाल का सबसे पहले जो हमारे दर्शक सही जवाब देंगे, उन्हें माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत शानदार गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। गिफ्ट हैम्पर के रूप में उन्हें एक 1000 रुपये कीमत का चश्मा दिया जाएगा। तो मेरा जोशी सर से अनुरोध है कि आज का सवाल सर मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया सवाल को समझाएं। माया ऑप्टिकल्स को आभार कि वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। शायद हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें रोज धन्यवाद दें। आज का प्रश्न यह है कि किस कलाकार के जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति को देखते हुए उनका नामकरण हुआ। अपने परदादाजी, दादाजी नहीं परदादाजी की तरह अपनी अर्धांगिनी को पाने के लिए उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया। फिल्मों के साथ साथ रंगमंच में रुचि बनाए रखी। स्वयं, पत्नी, पुत्र, पुत्री सबने फिल्मों तथा रंगमंच में काम किया। फिल्मों के निर्माता भी रहे, और इन कलाकार को महाभारत बहुत पसंद थी। हम किन की बात कर रहे हैं? इंग्लिश में है जी, इंग्लिश में है that he was named according to the position of the stars, galaxies at the time of his birth. He covered miles like his great-grandfather to tie the knots with his beloved. Remained deeply interested in theatre. Along with his wife, son and daughter, worked for the development of theatre and films.
He also produced he liked that शेयर कर। क्या चाहिए बोलो। नहीं की नहीं की तो जोशी सर मुझे मैंने लग पढ़ रहा है कि दिया। फ्री हो गए सर। जी आवाज नहीं आई सर आपकी। आपने हाँ? पढ़ा होगा लेकिन वो आप तक ही रह गया, आपकी आवाज नहीं पहुंची यहाँ मैं तक। नेट चला गया था, इंटरनेट। अरे मैंने वो लिखा हुआ है that he was named दोबारा पढ़ूं इंग्लिश जी एक बार पढ़ दीजिए सर संक्षिप्त में। का जी इंग्लिश जी का दोबारा पढ़ना है क्या? हाँ जी हाँ सर हाँ सर। He was named Aryavaz. He जी was जी named according to the position of his star of the star's galaxies at the time of his birth. He covered miles like his great grandfather to tie the knots with his beloved. Remained deeply interested in theatre, along with his wife, son, daughter, worked for the development of theatre and films. He also produced a couple of films. He liked the epic, the Mahabharata, the most. Whom are we talking about? तो ये हमारा आज का सवाल था। जो सबसे पहले इसका सही जवाब देंगे उन्हें हम एक चश्मा माँ ऑप्टिकल्स की ओर से उपहार स्वरूप भिजवाएंगे। माँ ऑप्टिकल्स को बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार उपहार के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के मेहमान और अतिथि जितेश कुमार जी के पास, जो हमारे साथ लाइव हैं दिल्ली से। और जितेश कुमार जी जितने खूबसूरत दिख रहे हैं उतने ही खूबसूरत चित्र भी बनाते हैं, ऐसा हमने सुना है। सही बात है सर ये? यस सर, धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत अच्छा सर। तो हम थोड़ा सा इससे पहले कि आपसे बातचीत शुरू करें, हमारे दोनों जो मेरे सहयोगी हैं दोनों इस वक्त नहीं हैं स्क्रीन पर, तो मैं आपसे बातचीत शुरू करता हूँ। जी सर। आप सर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चित्रकला बहुत साधारण काम नहीं है, थोड़ा असाधारण काम मुझे लगता है। अगर साधारण होता तो शायद मैं भी बहुत अच्छा चित्रकार होता। तो मैं चित्रकार नहीं हूँ, तो इसका मतलब ही असाधारण काम है और आप बहुत विशिष्ट काम कर रहे हैं। तो कैसे इस काम की ओर आप आ गए सर? मतलब आपके परिवार में कोई चित्रकार था या फिर कोई गुरु थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया, या आपको बचपन से एकलव्य की तरह बिल्कुल धनुर्धर बनने की इच्छा थी? एक्चुअली माय फादर वाज अ प्रिंसिपल, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल। तो अच्छा। एक बार मैं अपने पिताजी की पेंटिंग बना रहा था, तो जी पापा ने बोला क्या बना रहा है, तो फोटो है। तो उन्होंने देखा मैंने एज इट इज वैसा ही बना दिया 8th क्लास में। सो अरे वाह। ही वाज थिंकिंग के यू विल बी अ ड्राइंग टीचर। ड्राइंग टीचर, ड्राइंग टीचर क्या होता है? कह रहे कि कुछ नहीं तू बना। मैंने ठीक है। देन उसके बाद 8th क्लास में आई वाज अ टॉपर इन ड्राइंग सब्जेक्ट। सो ही थॉट दैट के इसको मैं फाइन आर्ट्स लाइन में भेजूंगा। तो उस दौरान मुझे फाइन आर्ट्स के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर तक कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। देन उसके बाद 1 साल के बाद पापा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से फॉर्म भरा, आर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से फॉर्म भरा फाइन आर्ट्स का। एक दिन पहले पापा जी बोलते हैं कि जितेश बेटा मैंने तेरा फॉर्म भरा है। मैंने किस चीज़ का? कह रहे फाइन आर्ट्स का। मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहे जो तू आर्ट पेंटिंग वगैरह बनाता है ना, तो उसके लिए कोर्स होता है जिसके बेस पे आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, और जो आप चाहे वो बन सकते हो अपनी खुद की लाइन में। सो आई वांटेड टू बी अ फैशन डिजाइनर। सो मैंने पापा को कहा भी था, पापा मुझे फैशन डिजाइनिंग लाइन में जाना है। सो ही सेड दैट के बेटा एक बार ये फाइन आर्ट्स की लाइन देख। ही सपोर्टेड मी सो मच टाइम। उन्होंने मुझे कभी किसी काम के लिए, कभी किसी क्रिएटिविटी करने के लिए कभी मना नहीं किया।
सो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार तू फाइन आर्ट्स ज्वाइन कर, देख जरा एग्जाम कैसा होता है। रात को 9:30 बजे। फिर मैंने कहा पापा मुझे पता तो है नहीं एग्जाम में क्या आएगा। फिर मैं अपने जो 8th क्लास के हमारे ड्राइंग टीचर थे, मैं उनके घर गया रात को 9:30 बजे, निकला यहाँ से 10 बजे उनके घर पहुंचा। सो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर नमस्ते, मैंने चरण स्पर्श किए, मैंने कहा सर पिताजी ने फॉर्म भर दिया है फाइन आर्ट्स का और पता नहीं है क्या आएगा। कह रहे क्या आएगा मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं पता। कह रहे कि कोई नहीं कुछ नहीं है, मैंने तेरी ड्राइंग पेंटिंग देखी है, तेरा हो जाएगा। मैंने कहा सर बताओ तो सही क्या आएगा। कह रहे कुछ नहीं होगा, जो स्लिप पे लिखा होगा वो बना डालना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और हिस्ट्री ऑफ आर्ट वगैरह भी कुछ आए। कह रहे हाँ हिस्ट्री ऑफ आर्ट आएगा, उसके लिए एक बुक दूंगा। मैंने कहा सर सुबह एग्जाम है। कह रहे नहीं तू कर लेगा इतना। तो ही थॉट दैट कि यार इसमें मतलब है कुछ, और उन्हें लगा कि शायद इसमें कॉन्फिडेंस भी है करने का, तो कर लेगा। सो बिना कोई टेक्निकल चीज़ों के और इंफॉर्मेशन के फाइनेंस के मैं गया अपना एंट्रेंस देने के लिए। सो लकीली आप लोगों के जैसे आशीर्वाद से मेरा नंबर आया और मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। सो मेरे टाइम पे 260 स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें 23 स्टूडेंट ने क्वालिफाइड किया था, जिसमें मेरा 14वां रैंक था। देन उसके बाद 14वें रैंक के बाद मैंने क्लास में देखा कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड इन आर्ट लाइन, सो यू हैव टू डू क्रिएटिव थिंग्स एंड रियलिस्टिक थिंग्स। सो मैंने स्केचिंग करने शुरू की। मैंने देखा कि यार स्केचिंग के लिए वो छोटे छोटे बुक्स नहीं चलेंगी। फिर मैंने 2 कट्टे भर के स्केचिंग के अपने सबमिशन में लेकर आया। रात को 11 12 बजे तक मैंने रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पे और एक भीड़ वाले एरिया में जाके स्केचिंग बनाई। लोग देखते थे कि ये क्या कर रहा है। तो कुछ लोगों ने पूछा भी, भाई साहब पुलिस वाले हो क्या? मैं नहीं। कह रहे आरबीआई में? नहीं। आईबीएस से? मैं नहीं। कह रहे फिर ये क्या बना रहे हो? मैंने कहा मैं एक फाइन आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तो मेरा शौक नहीं है एक्चुअली, मेरा सबमिशन है, तो उसके लिए मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। सो सभी लोग देखे थे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ। देन सोचा कि यार अगर ऐसे चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा इन चीज़ों पे ध्यान ना दो, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करो। मैंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते थर्ड ईयर में आई वॉज द टॉपर इन पोर्ट्रेट्स। सो लोगों ने कहा मुझे कि जितेश तुमने बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट की है। सो कॉलेज में मुझे जीत नाम से बुलाते थे, ठीक है, शॉर्ट नेम था, तो जीत नाम से मुझे बुलाते थे। तो मैंने अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस किया 14 रैंक से फर्स्ट रैंक पे इन रियलिस्टिक पोर्ट्रेट। उसके बाद फोर्थ ईयर में भी हमारी 3 से 4 बार 5 बार मार्किंग होती थी। तो एक बार तो खैर नहीं, लेकिन 4 बार मैं आई वाज द टॉपर इन पोर्ट्रेट्स, आई वाज द टॉपर इन लैंडस्केप, आई वाज द टॉपर इन स्टिल। उसके मैंने बैचलर के बाद सर मास्टर्स भी वहीं से किया, अप्लाई किया था। सो मेरा चेतन भगत इलस्ट्रेशन हाउस में मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ मेरा नंबर आ गया था। तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे उस जॉब के लिए ऑफर किया था, बट मैंने उनसे कहा कि भाई अगर मेरा फाइन आर्ट्स में एडमिशन हो जाता है तो शायद मैं आपके जॉब को ना कर पाऊँ। कह रहे नहीं जीत, तुम इसे करो, देखो जरा, और देखो अगर फाइन आर्ट्स मतलब मास्टर्स में एडमिशन नहीं होता है, सो यू शुड जॉइन चेतन भगत इलस्ट्रेशन पब्लिशिंग। सो मैंने सोचा, फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से हमारे स्ट्रीम में अकेला ही था जो मास्टर्स के लिए सेलेक्ट हुआ था। सो आई वाज द वन हु वाज सिलेक्टेड फॉर फाइन आर्ट्स एमएफए आर्ट एजुकेशन। उसके बाद 2 सीनियर थे मेरे, और कुछ लोग 2 लखनऊ साइड, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, एक पटना कॉलेज ऑफ आर्ट साइड थी। तो आई वाज द वन।
बहुत अच्छी आपकी जो शुरुआत थी, यात्रा थी, बहुत अच्छी रही और आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पापा ने आपको सपोर्ट किया। आपके लाइफ के रियल हीरो आपके पापा रहे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है यस सर। क्योंकि जी 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 तेज जी आवाज जी सर, वो नेटवर्क के दिक्कत आज भी मेरे लिए आइडियल है। उन्होंने मुझे कभी काम के लिए मना नहीं करा। मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत है, उनको ट्रस्ट बहुत है। और आज भी अगर मैं किसी क्रिएटिव थिंग्स के लिए बोलूं कि पापा मुझे ये काम करना है, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर बोलने लगेगा कि इसको कुछ और क्रिएटिव करना है, तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे आज भी। मेरी फैमिली भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है। तो मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिंग है। मैं रात को 4-4, 5-5 बजे तक काम करता हूँ। तो एक्चुअली मैंने कॉमर्शियल वर्क करता हूँ, तो रात को 4-5 बज जाते हैं, तो मुझे नींद भी नहीं आती बिना काम किए। तो वो मेरे साथ उधर कमरे में, मेरे जो बेडरूम है उसमें लेटी रहेगी और रात को चाय, कॉफ़ी ऑफ़र करती है कि मैं चाय लेकर आऊँ, कॉफ़ी लेकर आऊँ। सो मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको हर तरफ से सपोर्ट मिला है और निश्चित रूप से जी आप सर। बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। आपको, आपके पास परिवार का समर्थन है, माता पिता का आशीर्वाद है, ये बहुत खुशी की बात है। और कृष्ण कुमार जी वर्मा जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार का समर्पण एक कलाकार में होना चाहिए वो मैंने जितेश में देखा है। और कह रहे हैं कि व्यवहार भी बहुत जी सर, सुंदर है वो जितेश जी बहुत का। जी सर, एक्चुअली के वर्मा जी खुद एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। मैंने ऐसे इंसान आज तक नहीं देखे जो हर चीज में ऑलराउंडर हो। ही कैन डू एनीथिंग। मैंने सर ये नहीं, मैंने सुना नहीं देखा, मैंने देखा है। सब कुछ करते हुए मेरे सामने देखा है। मैं कैलीग्राफी आर्ट में एक्चुअली मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं पेंटिंग रियलिस्टिक बना सकता हूँ, मगर राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। मगर वो पेंटिंग भी अच्छी बना लेते हैं और राइटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। सो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे जब मैं उनके साथ स्कूल में था, आनंद विहार स्कूल में था। मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। तो ये भी सीखा कि कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम को करोगे तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर कमाल की बात यह है कि आप जो है उनके साथ रहते हुए ऑलराउंडर नहीं बने, चित्रकारी रह गए। नहीं सर, बनाई है। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं है उन्होंने। नहीं, वो मैं बहुत आपकी अच्छी बात कर रहा पेंटिंग हूँ। बनाते मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप वर्मा जी के साथ रहने के बावजूद जो है ऑलराउंडर नहीं बन पाए, चित्रकारी रह गए। हैं। जी सर। अब के वर्मा जी मैं कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो इतनी चीजें कर लेते हैं। वो करने के लिए इतना टैलेंट नहीं है। मैं छोटी सी कटोरी में रहने वाला वो पानी हूँ, जो इधर से उधर घूमता तो है, मगर कटोरी में ही रहता है। नहीं, वर्मा जी तो महासागर हैं और भगवान, उनका नाम भी कृष्ण है और भगवान कृष्ण के जैसे उसमें उन्होंने ऑलराउंडर के गुण जी अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। जी सर जी। तो उसके बाद आप जब आपने बीएफए एमएफए वगैरह सब कोर्स किए तो उसके जी बाद विभाग में आपका चयन हुआ, तो ये पहली आपने कौन सी पेंटिंग ऐसी बनाई जिसके लिए आप चर्चित हुए, जो लोगों को पसंद आई और आपको भी लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है? सर, मैंने बीएफए एमएफए के बाद एमएफए में फाइनल ईयर में मैंने लस्ट पे, ह्यूमन लस्ट पे एक काम किया था, जिसपे आई वाज द टॉपर, ठीक है। और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया उन पेंटिंग्स के लिए। और मैंने बहुत से आर्टिस्ट को वो काम दिखाया था। सो उन्होंने कहा कि तुम ह्यूमन लस्ट को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। सो आई सोल्डेड माय माय ऑल वर्क। ओके। तो मैंने बहुत सारा काम किया उस पे, बहुत सारे आर्टिस्ट से मैंने कंसल्ट भी किया उस काम के बारे में। सो आई वांटेड टू बी वेरी क्रिएटिव थॉट इन दैट आर्ट, बट मैंने देखा कि वो प्रोग्रेसिव ज़्यादा नहीं रही। एक्चुअली जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करना चाहता था, वो शायद मेरे दिल से, वो मन से निकल नहीं पा रहा था। तो इसके बाद मैंने उसको एस्थेटिक्स में डाला। तो एस्थेटिक्स ऑफ ह्यूमन आर्ट, एस्थेटिक्स ऑफ फेमिनिन आर्ट्स में मैंने अपना रूप डाला। देन उसके बाद क्रिएटिव थॉट्स निकलते थे मेरे दिल से, मैंने बनाता भी था क्रिएटिव
देन उसके बाद जब मैंने कुछ एग्जीबिशंस देखी और मेरा रुख स्टार्टिंग से जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आप जब बोल रहे हैं तो कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है आपके एंड से, तो वो रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि आवाज की बाधा ठीक कर रहे हैं। मुझे भी लग रहा है या तो आपका जो फोन से जो ये हेडफोन कहीं पर कनेक्ट हो रहा है, या फिर आपके कहीं शर्ट में टकरा रहा है स्पीकर, कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। तो कई लोगों ने इसको नोटिस किया है। सर अब ठीक है? जी जी बोलिए सर। हाँ जी सर, अब ठीक है सर? हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर बस यही था कि मैंने क्रिएटिव ड्राइंग्स बनानी छोड़ी तो नहीं है, मगर वो मैं भी पब्लिश नहीं कर रहा और किसी को दिखा भी नहीं रहा। जब तक अच्छा। 4-5 हजार ड्राइंग्स नहीं बन जाएगी, तब तक वो थॉट माइंड से निकलेगा नहीं, तब तक वो मजा नहीं आएगा। 4-5 अ, हजार? हाँ जी, 4-5 सर इतना ही करना पड़ता है एक्चुअली। एक सोच को बाहर प्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 हजार ड्राइंग बनाना जरूरी है। मैंने जब अपना एक नया स्टाइल में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मैंने के वर्मा सर से कहा भी था कि मैं एक एग्जीबिशन प्लान कर रहा हूँ। सो उसके लिए मैंने 2-3 साल ठीक से सोचा। देन उसके बाद मैंने सोचा कि यार रियलिस्टिक वर्क में ऐसा क्या दूं जिससे मजा भी आए देखने में और लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे। सो मैं आपको अपना टाइटल बता देता हूँ, टॉपिक बता देता हूँ। मैं जो ट्रेडिशनल थाली है हमारी खाने की, उस जी थाली को प्रेजेंट करने वाला हूँ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के साथ, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के साथ, ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स है उसके साथ, ट्रेडिशनल डांस के साथ। उसको कनेक्ट करूंगा एक पेंटिंग के अंदर, उस खाने की थाली को। जैसे कि मैंने एक पेंटिंग बनाई है अभी, राजस्थानी पेंटिंग। तो राजस्थानी पेंटिंग का मतलब राजस्थानी थाली को मैंने बनाया है। देन उसके पीछे उन राजस्थानी पेंटिंग्स को प्रेजेंट किया है, ड्रॉ किया है। जब भी मैं एग्जीबिशन करूंगा सर मैं आपको बुलाऊंगा। वाह, हमने तो सर आपकी एग्जीबिशन देख ली मन की आंखों से। धन्यवाद सर। लेकिन जब आप करेंगे तो हम निश्चित आएंगे। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि जितेश जी के पिताजी के साथ मैंने काम किया है, वो जी हमारे सर, जी विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। जितेश जी के साथ भी कार्य किया है। जी सर। वाह, उपाध्याय जी पिता पुत्र दोनों के साथ काम करने का सौभाग्य आपको मिला है, बहुत अच्छी बात जी है। सर, तो बहुत इतनी, ही, जी जी बोलिए। जी बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे और शांत मन के हमारे राजेंद्र सर थे, हमारे साथ थे जब। ठीक है, और उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है, लेकिन वो आज भी कनेक्ट है मेरे साथ। और मेरे साथ कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि मैं इनके पिताजी के साथ काम कर चुका हूँ तो ये तो बच्चा है मेरे लिए। उन्होंने अपने बच्चे की तरह, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह व्यवहार किया हमेशा। सो ही वॉज वेरी एक एक रिस्पेक्टेड बड़ा पर्सन एंड ही इज वेरी एक, रिस्पेक्टेड पर्सन। कृष्ण कुमार वर्मा जी जो है, कृष्ण कुमार वर्मा जी एक बड़ी रोचक बात आपसे पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे कलाकारों की पत्नियां अक्सर दुखी रहती हैं, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ। और आपकी पत्नी का इस बारे में क्या विचार है? नहीं सर, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेरी वाइफ। रात को बताया 4-4 5-5 बजे तक वो भी जागी रहती है। पानी लाके देना, कॉफी लेके आना, क्योंकि मैं थक जाता हूँ और कभी कभी मेरी आंखें लाल हो जाती है पेंटिंग करते हुए, तो मुझे डांटती भी है कि चलो बस हो गया, अब आपकी तबीयत खराब ज्यादा हो जाएगी, चलो चलो चलो। तो वो मुझे लेके भी चली जाती है कि नहीं अब बस पेंटिंग खत्म। तो मेरा ये कि जब तक वो थॉट कैनवस पे निकलता नहीं है तब तक मुझे सोने का मन नहीं करता और पेंटिंग खत्म करने का मन नहीं करता। तो वर्मा जी से क्या बोलते हैं ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, मगर मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग है। चलिए, अच्छी बात है सर, ये बहुत खुशी की बात है। वर्मा जी का अनुभव आपसे थोड़ा सा अलग है, इसलिए शायद वो आपसे पूछना चाह रहे होंगे। तो जी सर। तो आप कहाँ एग्जीबिशन आपके अभी तक सर एग्जिबिट आप कर पाए हैं, देश के अलावा देश के किन किन हिस्सों में? सर हमारा जब मैं मास्टर्स में था तब मैंने अभी तो मैंने ये एम एफ हुसैन गैलरी है जामिया में, जामिया मिलिया इस्लामी में एम एफ हुसैन गैलरी है, मकबूल फिदा हुसैन के नाम से गैलरी है। उधर मैंने 4 एग्जीबिशन की है, जिसमें बैचलर में थी और प्रीवियस में थी और फाइनल ईयर में थी, और एक होती सभी आर्टिस्ट, पूरी फैकल्टी के आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई थी। सो उसमें भी मेरे काम लगे थे। और उसके बाद जब कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी पहली एग्जीबिशन रेड डॉट आर्ट गैलरी में लगी थी।
मास्टर्स के दौरान ही ट्रावणकोर आर्ट गैलरी है इधर निजामुद्दीन के पास में, इधर सीपी के कनट पैलेस के पास में, वहां पे एग्जीबिशन लगी थी। 2 पेंटिंग्स मैंने मुंबई अपनी भेजी थी एग्जीबिशन के लिए। सो एग्जीबिशन के लिए भेजी, उन्होंने मुझे पेमेंट थमा दी कि भाई तुम्हारी सोल्ड आउट हो गई है, वापस नहीं आएगी। मैंने कहा क्या चलो बात ठीक है। और क्या 2 बात है, पेंटिंग्स मेरी चंडीगढ़ गैलरी है उधर एग्जिबिट हुई थी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो एग्जीबिशन के लिए गई, मगर वो वापस नहीं आ पाई, मेरा कुछ लगा भी नहीं। 2x2 फीट की कैनवस पे गई थी। सो वो पेंटिंग किसी आर्टिस्ट के यहाँ चली गई और वहीं पे ही है अगर, ठीक है। और उसके बाद एग्जीबिशन मैंने सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मजेदार करते हैं, तो एग्जीबिशन अभी और अच्छी और ग्रुप शो के लिए प्लान कर रहा हूँ, जिसमें कि मीडिया वगैरह को भी थोड़ी दावत दी जाएगी और कुछ पॉलिटिशियंस को भी इन्वॉल्व करूंगा। वाह, जी सर। बढ़िया। तो वर्मा जी ने बताया कि आपकी पेंटिंग जो है बड़ी महंगी महंगी बिकती हैं, बहुत डिमांड है उनकी। तो क्या क्या नहीं सर, सर, सही बात है इस बात में? नहीं जी सर, एक्चुअली क्या है कि वर्मा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चे की तरह, दोस्त की तरह रखते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं। महंगी नहीं सर, महंगी तो ये होता है कि मेरी अभी तक कोई 1 लाख रुपए की पेंटिंग नहीं बिकी है सर, ठीक है। तो महंगी नहीं, हाँ ये है कि मैं जब ऐसा पेंटिंग सर, हमारे बनाता हूँ। चित्रेश जी, जी सॉरी सर। आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नहीं देखते। नहीं सर, वो हमारा इनकम टैक्स नहीं करता सर, आर्टिस्ट का इनकम टैक्स नहीं करता, आपको तो पता है सर। ठीक है सर। और सर एक्चुअली क्या है कि मैं पेंटिंग्स, अभी तो सबसे महंगी पेंटिंग मेरी कोई अगर सेल हुई है, सोल्ड आउट हुई है, तो वो 35,000 तक की सोल्ड आउट हुई है। सो अच्छा, और सबसे सस्ती कोई पेंटिंग गई है तो वो 5,000 तक की पेंटिंग मैंने सेल सोल्ड आउट की है। हाँ, पोर्ट्रेट्स मैंने 3-3.5 हजार में स्कूल में ही बनाए थे सर। जब किसी टीचर की रिटायरमेंट पार्टी हुआ करती थी, तो मैं उनके पोर्ट्रेट्स स्कूल में बना के दिया करता। वाह, तो स्कूल तो आप जानते ही हैं, तो थोड़ा सा मैं, एक्चुअली क्या है, मेरे एक प्रोफेसर हैं MG किदवई, जो अच्छा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के HOS भी रह चुके, मेरे HOD थे। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि जीत यार, काम कभी फ्री में मत देना। मैंने कहा नहीं सर, कोई रिलेटिव है या किसी को हम प्यार करते हैं, कोई हमारा खास है, तो उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कह रहे देखो कर दो, मगर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। मैंने कहा सर अच्छा, समझा नहीं मैं। कह रहे देखो बेटा, आप अगर अपना काम किसी को ऐसे ही किसी को दे दोगे, एक बार देकर दी। तो मैंने ऐसा किया। मैंने एक फ्रेंड को अपने एक पेंटिंग, उसने कहा कि यार मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। सो मैंने क्यूबिज्म पे काम किया था। सो क्यूबिज्म पे मैंने फिगर्स को ड्रॉ आउट किया था। तो मैंने देखा कि मैंने उसको 4x4 फीट का कैनवस था, मैंने उसको गिफ्ट की। उस पे धूल मिट्टी जम रही है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। कहने लगा कि अरे यार वो टाइम नहीं मिल पाता। सो सर मुझे बहुत गुस्सा भी आया और बहुत नाराज भी हुआ। सो मुझे उस दिन वो बात याद है कि जो मेरे प्रोफेसर MG किदवई सर ने कहा था कि बेटा कभी भी अपना काम फ्री में मत देना। तो सर वो एक बात उस टाइम और आज भी मेरे माइंड में हमेशा क्लिक करती है कि मैं कभी किसी को अपना काम फ्री में नहीं देता। इस वजह से नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि सामने वाला पर्सन खरीदे ना, उसको अपने पैसों की इम्पोर्टेंस तो होगी, तो इसीलिए वो उस काम की भी इम्पोर्टेंस है। जी राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ले रहे हैं कि मेरा पोर्ट्रेट बनना बाकी है। तो उपाध्याय जी आपने सुन लिया होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तुम्हें सर, पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी एडवांस। सर तो बिना बनवाए चले गए। मैंने तो कहा था सर से कि सर जब आपका रिटायरमेंट पार्टी होगी तो मैं आपका जरूर पोर्ट्रेट बनाऊंगा, मगर वो हाँ, तो बिना बनवाए चले गए। पेमेंट नहीं की होगी सर ना उन्होंने, इसलिए जो है वो रह गया। चलिए उपाध्याय जी जल्दी से पेमेंट भेज दीजिए, तो आपका भी बन के आ जाएगा। और जितेश जी, मैं आपको 101 रुपए आज ही पेटीएम करने वाला हूँ। जी सर धन्यवाद, आपका प्रोजेक्ट तैयार है सर। ठीक सर, बढ़िया। ये बिल्कुल बात सही है। रजनीकांत शुक्ला जी करने की उधार है। जी सर, अभी तो रजनीकांत सर तो अभी है स्कूल में, तो हाँ, उनका तो अभी उनका भी बाकी है, टाइम तो पेमेंट तो कर उनका भी देंगे वो। टाइम आ रहा है, पोर्ट्रेट बनने का टाइम आ रहा है उनका भी सर।
हाँ जी सर, जल्दी आने वाला है। तो शुक्ला जी आप भी एडवांस पेमेंट कर दीजिए सर, ऐसा नहीं बनेगा। जी सर। खैर, तो ये वाकई बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुफ्त की चीज की कदर कम होती है, और ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है, लेकिन यस वही करता है जो आपको प्रेम करता है, जो आपके इमोशंस को समझता है। लेकिन ऐसे लोग दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, दिन में भी लालटेन जी लेके सर, ढूंढने पड़ते हैं। जी सर, जी जी जी। तो ये आपने बिल्कुल सही की। तो चलिए, अच्छा है कि आप अपनी पेंटिंग से कुछ अर्निंग भी कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जी तो सर। स्कूल में जब आप जाते हैं तो ड्राइंग के टीचर हैं, तो ड्राइंग के अलावा कुछ और भी पढ़ाना होता है कभी? सर वैसे तो अभी मंडावली नंबर 3 स्कूल में मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी 2013 में। तो उस दौरान मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए दिया गया था। मैंने कहा यार मैं कला का अध्यापक, हाउ कैन आई टीच इंग्लिश? सो अच्छा। मेरे प्रिंसिपल साहब ने बोला, अरे अरे तू पढ़ा लेगा यार। मैंने कहा सर हाउ कैन आई टीच इंग्लिश? अरे जब इतना अच्छा बोल रहा है तो पढ़ा लेगा। मैंने सही कहा बात है। ठीक है सर। तो मैंने 6th और 8th क्लास में इंग्लिश पढ़ाई थी पहली बार। उससे पहले मैंने जी। एलडीसी के लिए एग्जाम, एक पास में है, एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर है, मैंने उनको एलडीसी के लिए प्रिपरेशन कराई थी। तो उस दौरान भी पढ़ाया था यहाँ पे। बाकी तो मैंने स्कूल में उसी मंडावली नंबर 3 स्कूल में ही मैंने इंग्लिश पढ़ाई, और उसके बाद आज तक सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ाई। और सर मैं आर्ट्स सिर्फ आम पपीता करेला नहीं बनवाता। मेरा ये मानना है कि बच्चा जब तक पूरी तरीके से क्रिएटिव नहीं हो जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा। और सर मेरा ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ या मैं क्या करवाना चाहता हूँ। मेरा एक्चुअली एम ये है कि बच्चा क्या करना चाहता है, मैं उसको कैसे निखारूं, मैं उसको कैसे सुधारूं। मैं क्या वाह। जानता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बच्चा क्या करना चाहता है, मैं उसको कैसे निखारूं, मैं ये मानता हूँ सर। तो बच्चे वाह। बहुत अच्छी पेंटिंग आते हैं, बच्चे बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं सर। तो जब आपने इंग्लिश इंग्लिश पढ़ानी शुरू की, तो जी। इसका ड्राइंग का, पेंटिंग का कहीं पर लाभ मिला? इंग्लिश पढ़ाने में आपको कुछ फायदा हुआ इससे? कुछ इसका कहीं इस्तेमाल किया? अब सर फायदा तो कुछ नहीं, वहाँ टीचर्स की कमी थी। उन्होंने बोला कि भाई पढ़ाओ। तो सर बेसिक्स तो 6 to 8 तक क्लास तो बेसिक से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो मैंने बेसिकली इंग्लिश उनको पढ़ाई, और बुक से पढ़ाया करता था। ग्रामर तो खैर नॉर्मल होती है, तो उनको पढ़ाया ग्रामर। बाकी उसके बाद मैंने जो आर्ट्स पढ़ाई, सर मेरा ये मानना है कि सिर्फ बच्चों को ना आर्ट्स के बारे में प्रैक्टिकली नहीं समझाना, थ्योरिकली भी समझाना होता है। जैसे कि सपोज मैंने 9th क्लास में एक बार आर्ट की क्लास ली। सो मैंने उन बच्चों से पूछा कि बेटा जो ये ड्राइंग पेंटिंग वगैरह बनती हैं, आपने पता है कहाँ से आई हैं? सो बच्चों को कुछ पता ही नहीं। तो मैंने उनको बताया, बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है? तो बच्चे कहते हैं कि सर ये वो सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने कहा हाँ हाँ। कह रहे हाँ सर, हिस्ट्री में पढ़ते हैं सर, क्लास उसमें है, इतिहास में है, किताब में पढ़ा है। मैंने कहा कुछ उसके आर्ट के बारे में पढ़ा है कि आर्ट वहां से एस्टेब्लिश हुई है कुछ? कह रहे नहीं नहीं सर, ये तो नहीं देखा हमने। तो फिर मैंने उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि उसमें 2 खुदाइयाँ थी, हड़प्पा की खुदाई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई थी। हड़प्पा की खुदाई से दरअसल मिट्टी के बर्तन और वहाँ का आर्किटेक्चर, उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो सर मैं थ्योरी भी पढ़ाता था बच्चों को, लेकिन हिस्ट्री ऑफ आर्ट ओनली, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था इन चीज़ों में। और बाकी कभी आप तो जानते हैं सर कि अरेंजमेंट भी लगा करते हैं क्लासेस में। वही मैं तो पूछ रहा था। जी सर, तो मेरा 12th और 10th में कभी अरेंजमेंट लगा, तो मैंने उन बच्चों को जाकर जो हमारी मॉडर्न आर्ट थी उसके बारे में बताया। एक बार मैंने उनको बताया, इजिप्शियन आर्ट के बारे में मैंने एक क्लास में पढ़ाया, तो बच्चों ने इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ा कि टीचर आए, उन्होंने बोला कि सर 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 प्लीज सर ये वाला प्लीज ये वाला पीरियड छोड़ दो। मैंने कहा दीदी मैं जा रहा हूँ। तो उन टीचर को भेज, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनको भेज दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि इजिप्शियन आर्ट में जो पिरामिड्स बनाए जाते हैं, आपको पता है कि उस टाइम तो काटने के लिए ना मशीनें होती थी, ना कोई ऐसा औजार। सो वो कहते, तो फिर जब मैंने उनको उसके बारे में बताया कि स्टिक और वाटर के साथ उसको मेजरमेंट करके उसको काटा जाता था,
तो उस चीज से जब शुरू किया तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके बात को सुनने लगे। फिर उस वहाँ की जो लैंग्वेज थी, हिरार्किस, जो जो लैंग्वेज थी उसके बारे में बताया, और जो सिस्टम था हिरार्की सिस्टम उसके बारे में बताया। उसकी जो लैंग्वेज थी हायरोग्लिफिक्स के बारे में बताया, स्फिंक्स के बारे में बताया। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि आर्ट साइड लेने वाले बच्चे सिर्फ थ्योरी वो प्रैक्टिकली करते हैं, थ्योरी की तरफ भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। बस वही है कि इंटरेस्ट लेके पढ़ाने वाला कोई पर्सन चाहिए, कोई मेरा इंस्ट्रक्टर चाहिए। मेरा सवाल ये था मूलतः जितेश सर कि जी सर। आपका जो स्किल है ना, ये स्किल उन सब्जेक्ट को पढ़ाने में काम आया, कहीं पर इस्तेमाल हुआ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे सर आपका जो इंग्लिश स्किल पढ़ा। है ना ड्राइंग का, इंग्लिश हाँ जी, हाँ पढ़ाई जी, आपने, सोशल स्टडी हाँ पढ़ाई, जी, क्या हो सकता है हाँ कहीं जी। साइंस मैथ भी पढ़ाई हो, तो ये कहीं नहीं पर सर, काम आई हो, कहीं काम नहीं नहीं आई? सर, नहीं सर, उसके बाद वो तो बच्चों को ही पढ़ाया करता था, उसके बाद कहीं काम नहीं। अच्छा अच्छा, बाकी सब्जेक्ट में काम नहीं आई। नहीं सर। चलिए, लेकिन लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं सर कि जब आप किसी सॉरी, जब आप अपने सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाएं तो जी वहाँ सर। आप स्केच के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएं, जो कि जो बोरिंग से सब्जेक्ट हैं वो भी लोगों को, बच्चों को अच्छे लगे। हाँ सर, आजकल जो ये हैप्पीनेस क्लासेस हैं तो उसके थ्रू बनाता हूँ। जैसे कि बच्चों को हिंदी पढ़ानी है। जो जी हमारी टीए होती है, 2 महीने की छुट्टियां होती थी, तो इसमें कैंप लगा करते थे। तो उन कैंप के दौरान हम 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को कोई किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें उन टॉपिक के साथ में हम क्रिएटिव, जो मैं क्रिएटिव बनाया करता था, उसके साथ उन टीचिंग थॉट्स को इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाया करता था। सो मेरे पास कुछ लेआउट्स थे, मैं आपको दिखाता सर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही है कि कुछ तो मेरे जो पहला स्कूल थे वहीं पे छूट गए और सबने लाने भी नहीं पड़े। तो हाँ सर जी, ऐसा अगर आप, है कि हमने टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान बच्चों को क्रिएटिव्स के साथ में थ्योरी को ऐड करके बच्चों को पढ़ाया है। जी हमारी एक दर्शक है मंजुला पांडे जी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, मैथ्स की जी सर। लेक्चरर है वो मैडम। वो एक सवाल पूछ रही है, स्क्रीन पर है कि जितेश जी आपकी दृष्टि में गणित को आर्ट से कैसे जोड़ा जाए, पूछती है। अच्छा। जो मैथ्स के एलिमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स है, उसको हम आर्टिस्टिक तरीके से बनाकर अगर बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, सो दे विल गेट बेटर थिंग। जैसे कि मैंने 7th क्लास में बच्चों को पढ़ाया, पहले उनके बारे में बताया कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं मैथ्स के अंदर, उन चीज़ों के बारे में मैंने बच्चों को बताया। तो बच्चे बोर होने लगे। फिर मैंने उनको एक शेप दी, या उनको एक मूर्त दी। तो जैसे कि मैंने प्रकार बनाया, प्रकार की तो पैर बनाए, फिर उसको फेस फेस बनाया, उसके हैंड बनाए, ठीक है। देन उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। मैंने एक पोएम भी लिखी थी उस दौरान, तो बच्चों ने किया। बाकी तो मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये कितने साल आपको इस सरकारी शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में हो गए सर? सर मैं 2013 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मंडावली नंबर 2 स्कूल में। जी उसके बाद अभी मेरी लास्ट टाइम 3-4 दिन पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई है नए स्कूल में, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज में, जो कोएड जी। स्कूल है मॉर्निंग शिफ्ट का। जी सर। तो तो अभी 2013 और 2020 के जितेश में कोई अंतर हुआ सर? कोई आपको लगता है कुछ फर्क पड़ा है? सर बहुत फर्क पड़ा है। एक्चुअली क्या है कि मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ, मगर मैंने लोगों से मिला, मिलने के बाद लोगों को देखा, जाना, परखा, सोचा, देखा, देन उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि आज मैं आई बिकम एन आर्टिस्ट, परफेक्ट आर्टिस्ट, नहीं। एक्चुअली बहुत कुछ सीखना बाकी है, और ताउम्र सीखता रहूंगा। सो यही है कि पहला जो जितेश था, वो सिर्फ करने में, और जो उसने एज इट इज देखा उसको एज इट इज बना दिया, लेकिन उसको क्रिएटिव वे में लाने में बहुत मुश्किल होती थी। मगर आज लोगों को देखकर, लोगों की जो क्रिएटिविटी को देखकर मुझे लगता है कि
मैं ही हम जो फाइन आर्ट्स करते हैं हम ही आर्टिस्ट नहीं है। जैसे कि मैंने के वर्मा जी के बारे में बताया कि वो आर्टिस्ट नहीं है, वो आर्ट फील्ड से नहीं है, मगर दे कैन डू एनीथिंग। और मुझे लगा कि यार पेंटिंग्स वगैरह तो वो नहीं बना पाते होंगे ठीक से, मगर उनकी जो स्किल है पेंटिंग की वो भी बहुत अच्छी है। इवन मैं एक हिंदी के टीचर से मिला, उनकी भी पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी। और एक बार मैं एक स्टूडेंट से मिला, वो आर्किटेक्चर कर रहा था मगर उसका रियलिस्टिक काम बहुत अच्छा था। तो ये उस 2013 के बाद लोगों से मुलाकात हुई, आर्ट्स की लाइन के बारे में जाना, तो ये देखा कि फाइन आर्ट्स करने वाला ही सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होता, और जो किसी और फील्ड से भी है उसमें माइंड क्रिएटिव होता है मगर वो फील्ड कोई और चूज कर लेता है। तो ये मैंने देखा, पहले मेरी सोच थी कि सिर्फ फाइन आर्ट्स करने वाला ही आर्टिस्ट होता है, नहीं। अच्छा, तो ये आपको पिछले 7 सालों में बदलाव अपने अंदर नजर आया, पहला जी सर, बदलाव। जी। तो फाइन आर्ट्स के अलावा सेकंड नंबर पर कौन सी चॉइस है अगर आपकी आर्ट फील्ड की हम बात करें? सर फाइन आर्ट्स के अलावा सर मेरे संस्कृत में अच्छे मार्क्स आया करते थे उस दौरान। सो संस्कृत मैं चाहता था कि अगर मैं फाइन आर्ट्स लाइन नहीं ज्वाइन करूंगा तो संस्कृत लाइन जरूर ज्वाइन करूंगा। तो अच्छा, मैंने पापा से कहा भी था कि पापा मैं संस्कृत से बीए बैचलर कर लूं क्या? कह रहे हाँ जो तुम्हें सही लगे। मैंने आपको बताया ना वो सपोर्ट करते हैं, मैं अगर बोल दूंगा कि पापा मुझे वो आम पापड़ का ठेला लगाना लगा लूं, आपको हाँ हाँ तुम लगाओ। तो एक्चुअली उनको मुझ पर कॉन्फिडेंस बहुत है, वो मुझ पर ट्रस्ट बहुत करते हैं कि उन्हें लगता है कि जितेश जो करेगा सही करे, तो वो जी। ट्रस्ट बहुत करते हैं मुझको। तो वही है कि अगर मैं फाइन आर्ट्स नहीं करता और फाइन आर्टिस्ट नहीं बनता तो मैं संस्कृत का टीचर जरूर होता। वाह, तो फिर आप आज अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते शो में, बीच बीच में संस्कृत बोल रहे होते? हो सकता है सर, क्रिएटिव ना सर, थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो तो क्रिएटिव थोड़ा से माइंड से निकल आते हैं कुछ अल्फाज। जी जी। कृष्ण कुमार वर्मा जी कह रहे हैं क्या वो गजल बहुत अच्छी गाते हैं, तो एक सुनना तो बनता है, लिख रहे हूँ। वर्मा जी एक्चुअली खुद बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ एक्चुअली। वर्मा जी आप की बात कर रही है, वर्मा जी तो क्या नहीं करते हैं सर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो वो नहीं करते। हाँ जी सर, ये तो है। तो आपकी गजल वर्मा जी का तो आपको लिहाज करना ही पड़ेगा ना, हमारा भले आप ना करें। नहीं नहीं सर, मैं आपका भी बहुत लिहाज करूंगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सर आप तो जानते हैं कि एक्चुअली मुझे म्यूजिशियन का भी बहुत शौक है। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मैं चाहता हूँ कि 5-6 रखे हो मेरे पास। मैंने जो लास्ट स्कूल था मेरा आनंद विहार स्कूल में, उधर हारमोनियम था। तो मैं उसको अच्छा, जब मैंने पहले मेरे लिए ही मेरे जो एचओएस हैं रणवीर सिंह बंधु थे, तो उन्होंने अच्छा, मेरे लिए बच्चों के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए मेरी वजह से उन्होंने वो हारमोनियम मंगाया। फिर मैंने वाह, हारमोनियम को थ्रू बच्चों को इंटरेक्ट किया आर्ट की तरफ, और बच्चों को म्यूजिक भी पढ़ाया। तो वहां पे मैंने थोड़ा सीखा भी, थोड़ा बजाया। जब फर्स्ट टाइम बजाया तो जो हमारे एचओएस थे वो भी दंग रह गए, यार जितेश तुम्हें ये बजाना आता है? मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं सब कुछ कर लेता हूँ सर। तो जैसे तो कि वर्मा जी का असर है, मतलब वर्मा जी का जी असर सर, है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, उन्हीं उन्हीं का असर है। मैंने थिएटर भी जी, किया है सर, अरे थिएटर भी वाह, किया क्या है बात। मैं। हाँ, हाँ सर, मैंने थिएटर थिएटर में क्या मैंने किया, एक्टिंग की क्या कुछ और किया? सर थिएटर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने थिएटर मैंने 4 शो किए हुए हैं, ये अंसारी ऑडिटोरियम में। जो हमारे वीसी साहब, ये वीसी थे उस टाइम पे, नजीब जंग साहब। हम्म। हाँ जी, हमारे नजीब, हमारे यूनिवर्सिटी के नजीब जंग साहब थे। वो थे, शबाना आजमी थी, और ये शबाना आजमी के हस्बैंड है ना, वो भी ठीक है। तो ये लोग उस शो को देखने के लिए आए थे। शो का नाम था मेरा गधा अलादा था। जावेद तो अख्तर साहब थे, जावेद अख्तर हाँ साहब। हाँ जी, जावेद अख्तर साहब थे, वो वो भी वो आए थे। वो शो है सर, वो शो का नाम है एक था गधा उर्फ अलादाद खां। हाँ हाँ जी, हाँ जी, एक था गधा उर्फ अलादा था। शरद तो जोशी का वो लिखा हुआ, हाँ जी, शरद जोशी का लिखा हुआ एक नाटक है, एक था गधा उर्फ अलादाद खां। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शिवा जोशी जी का वो नाटक है। तो उसमें मेरा किरदार जो था वो था अलादाद खां का। वाह, मेरा हाँ, गधा हीरो थे आप। चोरी हो जाता है, हाँ जी। मेरा गधा चोरी हो जाता है, मैं उस गधे को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी वो करता हूँ। बाकी सर को बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमारा प्ले, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा
यहाँ करवाएंगे मंडी हाउस में, करोगे? मैंने कहा जी अच्छा। सर बिल्कुल करूंगा जी। तो प्रैक्टिस के लिए हम जाया करते थे, कुछ जो शोज थे वो ज्वाइन भी किए थे, कुछ कैरेक्टर्स भी वहाँ पे निभाए थे, तो तो थिएटर मंडी भी हाउस में किया हुआ किया, है। हाँ मंडी जी। हाउस में किया, मंडी हाउस में किया हाँ फिर? हाँ सर, वो होता है ना, नौटंकी करते हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग हाँ। नौटंकी के लिए जाया करते थे। और एक दो शो के मैं पीछे में खड़ा होता था, सिपाही बना हुआ। और एक मुझे ना कॉमिक रोल के लिए बहुत लोग बुलाया करते थे, तो दो अच्छा, तीन शो ही मैंने वहाँ मंडी हाउस में सर के कहने पे किया, विदाउट एनी पेमेंट। तो उन्होंने कहा कि मंडी हाउस में जितेश, कौन से ऑडिटोरियम में किया हुआ? ये अपना श्री राम ऑडिटोरियम। श्री राम सेंटर में? हाँ जी, वो BFA के दो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट से मैं कर रहा था, उसी दौरान में उन्होंने भेजा कि जाकर करो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। मैंने कहा ठीक है सर, करता हूँ। वो तो एक्चुअली दिल्ली के, थिएटर करने से जी थिएटर आ, करने से। जी, हाँ जी, थिएटर करने से जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बहुत ग्रो होता है। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मैंने देखा कि सच में ये अच्छा है कि थिएटर करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ग्रो अप होता है। क्या बात है, मतलब आप जो आज जो हैं उसमें थिएटर का बहुत बड़ा रोल है, इसका मतलब यही है। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो थिएटर आप से तो, सर बहुत सीखा है। अच्छा, जी सर। तो आपको क्या लगता है, आप टीचर्स को रिकमेंड करेंगे कि वो थिएटर करें? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर टीचर्स तो वैसे भी जब तक स्कूल में रहते हैं तब तक थिएटर ही करते हैं सर, आप तो जानते हैं सर। नहीं नहीं, बच्चों मैं के आपके, सामने मैं तो आपके सर अनुभवों मैंने, से सीखना चाहता हूँ सर। मैं चाहता हाँ हूँ जी कि सर। आपके अनुभव से सीखूं और हमारे सारे दर्शक सीखें, इसलिए हम आपके थिएटर के अनुभवों को निकालना चाह रहे हैं आपके अंदर से। सर मैं बता दे रहा हूँ, मैंने एक टीचर को दिखा, मैंने आपको एक टीचर की बात बताता हूँ। मैं जी। मंडावली वाले स्कूल में एक टीचर थे, मेरे पास आए, जितेश जी कैसे हैं? मैंने कहा, जी सर बढ़िया, नमस्ते सर। अभी ज्वाइन किया आपने? मैं कहा, जी सर अभी किया। तो कहने लगे कि हाँ हाँ वो वेलकम इन द स्कूल सर, और सर बताइए सर आप कला के टीचर हैं? मैंने कहा जी सर। एक बच्चा निकला बाहर से, अरे क्या कर रहे हैं, मारा मत पड़ के। वो तो उसकी आवाज ही चेंज होगी, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक ठीक है सर, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, रहने सर, रहने दो, मत मारो। तो अरे नहीं ये बच्चे, अब वो ही वॉज टॉकिंग टू मी सॉफ्टली, स्लोली, और जैसे ही बच्चा आया तो उसके अंदर वो सेकंड पर्सन ऐड हो गया। तो सर मैंने कहा ना कि स्कूल में जितने भी टीचर है सभी थिएटर करते हैं सर। हाँ नहीं सर, वो आपके साथ तो एक टीचर ने दो अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार किया ना, एक बच्चा जी और सर। एक आप दोनों। जी सर। इस दौरान जब से ये 118वां एपिसोड है, एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा मेरे साथ रोज ऐसा होता है सर। जी मेरे सर। साथ कैसा होता है कि जब मैं शो के लिए अपने किसी गेस्ट को इनवाइट करता हूँ, जी सर। तो बहुत सारे हमारे जो आदरणीय कलाकार इस शो में आए हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कौन किस फालतू आदमी का फोन आ गया, क्योंकि मेरे पास किसी के थ्रू नंबर आता है। जी सर। तो मैं फोन करता हूँ तो पहली बार में ठीक वो वैसे ही बात करते हैं मुझसे जैसे वो टीचर उस बच्चे से बात कर रहे थे। हाँ कौन, हाँ किससे बात करनी है, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा सर। हाँ। तो उस टोन में बात और उसके करते हैं बाद जब अरे सर मैं नमस्कार, हाँ जी जी सर। जी पकड़ लिया, सर। आपने पकड़ लिया, अक्सर पकड़ लिया। अक्सर ऐसा तो होता फिर है जो सर। वो रूपांतरण होता है ना, वो जो वाचिक का जो जी सर जी। रूपांतरण होता है वो बहुत कमाल होता है, वो बहुत कमाल हाँ होता है। सर, सर वही तो थिएटर है, वही तो एक आप आदमी के अंदर का थिएटर है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो रंगमंच आप, आज मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है, आप कह रहे हैं कि रंगमंच जो है रिकमेंड आप करते हैं कि टीचर जो है थिएटर करें और उसको सीखें, उससे उनकी पर्सनालिटी में जी सर। डेवलपमेंट हो। तो एकता जी गधा सर। करते वक्त कोई कोई और मजेदार वाकया हुआ जो आप बताना चाहेंगे हमको, जैसे आपने भी क्लास का बताया है? सर एकता एकता गधा के बाद मैंने एक प्ले किया था। अ, उसमें जब मैंने पहला प्ले किया तो एकता गधा के बाद जो कॉन्फिडेंस था वो हाई तो हुआ, मगर बहुत टाइम बाद मैंने थिएटर किया ना, बहुत लोग गया कि यार वो मजा नहीं आ पा रहा। जब कोई थिएटर या कोई क्रिएटिव वर्क करता है ना, तो उसे लगता है कि यार यहाँ तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, इसके ऊपर जाना है।
तब भी सर कॉन्फिडेंस बहुत लो जाता है, कि होता है ना कि स्टार्टिंग कर दी है अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो अप करने की, फिल्टर करने की, तो अब मैं ग्रो करूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मेरा मानना है, जैसा मैंने देखा है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, कि अगर आर्टिस्ट यहाँ है तो यहाँ पहुंचने के बाद भी उसका मोरल डाउन हो जाता है, कि यार वो मजा नहीं आया, क्योंकि ही हैव टू बिकम क्रिएटिव पर्सन। सो वो चाहता है कि नहीं यार, इससे और ऊपर जाएंगे, तो इसके चक्कर में वो यहाँ नीचे आया। तो मैंने यही भी देखा है कि सर ऐसा नहीं है कि एक बार एक क्रिएटिव पर्सन अपनी क्रिएटिविटी ग्रो कर रहा है, तो बीच में अगर उसे लगा कि यहाँ से ऊपर स्टैंडर्ड नहीं जा रहा, तब उसका लेकिन मोरल सर डाउन है। आप बहुत ही निहायत ही बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं। आपसे गजल सुनाने को वर्मा जी ने कहा और आपने पूरा थिएटर सुना दिया, गजल नहीं सुनाई। अच्छा सर, गजल, सर कौन सी गजल सुनेंगे आप? अब ये तो सर आप जिसको किसी को समर्पित करके सुना दीजिए, नाम बता दीजिए, वही गजल सुना दीजिए। अच्छा सर, 2 लाइन सुनाऊंगा मैं। वैसे तो मेरी आवाज कुछ खास नहीं है, ठीक है, नहीं सर, फिर भी मैं दो लाइन वर्मा जी के लिए, बाकी हमारे लिए सुनाइएगा। जी सर, एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है सर, मुझे गाने याद नहीं रहते। ओहो, जी सर, तो मैं चलिए 2-3 पंक्तियां सुनाता हूँ सर मैं। जी, अ, स्वागत सर। एक हमारे बहुत बड़े मैं सिंगर मानता हूँ अपने लिए, जगजीत साहब, उनकी गजल मुझे हाँ बहुत पसंद है। तो वैसे मैं बिल्कुल। ठुमरी और जो है नज्म भी बहुत सुनता हूँ। तो मुझे उनकी गजल बहुत बहुत सॉफ्ट और वो दिल को छूती है। झुकी झुकी सी नजर, मैं 2 पंक्ति आपके सामने सर गाना चाहूंगा। वाह, सर इजाजत चाहता हूँ मैं। स्वागत अ, स्वागत। जी सर। झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, किसी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। धन्यवाद क्या सर। बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार गाया। और हम आपको बताना चाहेंगे जितेश जी कि हमारे दिल जी में सर। आपके लिए दबा दबा सा बिल्कुल प्यार नहीं है, खुल्लम खुल्ला प्यार है, इसलिए आप आज शो में हैं। जी सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद। बाकी सर मुझे और एक कवि हैं कुमार विश्वास साहब, हाँ उनकी हाँ, जो वो एक जो कविता है ना, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। उनके उन्होंने कोई दीवाना। जो, हाँ सर, बहुत खूब लगती है सर, बहुत बहुत मजा। कभी कभी मैं पेंटिंग बनाते बनाते हुए गाने लगता हूँ। मेरी अच्छा, वाइफ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ। क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छा है और लिखते भी बहुत खूब है सर। नहीं नहीं, वो जी सर। आप में भी उनका असर दिख रहा है सर। नहीं सर, मैं उन तक तो खैर नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ वर्मा ये है जी, कि मैं उनके चरणों के आसपास की थोड़ा हो जाऊंगा। वर्मा जी का असर भी आप में दिखने लगा और कुमार विश्वास साहब का भी दिखने लगा है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। जी तो सर, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, आप वापस आपका जो मुख्य जो आपका विषय है चित्रकला। दरअसल होता क्या है सर कि अभी तक जितने भी शोज हमने किए हैं, बहुत सारे, और जी सर। दिल्ली के बहुत सारे हमारे कला के शिक्षक आदरणीय इस शो में आए हैं। जी सर। ज्यादातर लोगों ने अपनी पेंटिंग्स हमें भेजी और फिर हम उसको डिस्प्ले करके उस पर उनसे चर्चा करते रहे, लेकिन आपकी पेंटिंग हमें नहीं मिल पाई। अगर मिल गई होती तो हम अभी अ, डिस्प्ले करके उस पर बातचीत कर रहे होते। हमारे बहुत सारे दर्शक देखना चाह रहे हैं आपकी पेंटिंग, लेकिन मैं दर्शकों ओके आपको सर। बताऊंगा कि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आई नहीं है। और पता नहीं जितेश जी इस वक्त दिखाने की स्थिति में है कि नहीं है। अगर एक आध पे अगर सर हो मैं तो
सर आई कैन सेंड यू, क्या इसमें सेंड होगी क्या? नहीं, अभी तो सेंड होके फिर वो डाउनलोड करके वो करना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। आप आ जाइए स्क्रीन पर। अगर कोई रखी हुई है अगल बगल कोई आपकी पेंटिंग, तो हम उस पर उसको देख के उस पर बातचीत कर सकते हैं। इस बीच जोशी सर, आप सुन पा रहे हैं सर? काफी देर से मुझे समझ में नहीं आ रहा आप फ्रीज हैं कि सुन रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं नहीं, अच्छा, ये अच्छा है। ये भ्रम रखना बहुत अच्छी बात है कि मैं सुन पा रहा हूँ या नहीं सुन पा रहा या फ्रीज हूँ। हाँ, मैं काफी मिस किया मैंने, लेकिन अच्छा लगा जितेश का काम देख के, जितेश जी के विचार देख के। जितेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आया आपके बायोडाटा को देख के कि जी सर। आप आर्ट थ्योरीज के बारे में चर्चा करते हैं। आर्ट थ्योरी आपने पढ़ी, आप आर्ट थ्योरी के एक्सपर्ट हैं, तो आर्ट थ्योरीज में क्या बताते हैं आप? सर बेसिकली पहले तो मैं ये देखता हूँ कि सामने वाले बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी स्टेज कौन सी है। जैसे कि हमारी हाँ, जो नर्सरी टू थर्ड क्लास के बच्चे जो होते हैं वो स्केमेटिक स्टेज के होते हैं, स्क्रिबलिंग स्टेज के बच्चे होते हैं जो स्क्रिबलिंग करते हैं ना सर। उसके बाद स्केमेटिक, फिर स्केमेटिक, फिर उसके बाद रियलिस्टिक, फिर प्री रियलिस्टिक, फिर उसके बाद एडोलसेंस में आते हैं। सो सर मैं पहले देखता हूँ कि बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, देन उसके बाद उसको आर्ट के बारे में मोटिवेट करता हूँ। जैसे कि कोई बच्चा कुछ बना रहा है, एक्चुअली मैं उसे चाहता हूँ कि यार वो जो बनाना चाहता है उसके बारे में पहले जान तो ले, ये एक्चुअली है क्या, वो बनाना क्या चाहता है। सो जैसे कि एक मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसने कहा कि सर मुझे 3-4 कलर्स में पेंटिंग बनानी है। तो मैंने उससे पूछा बेटा प्राइमरी कलर्स में या सेकेंडरी कलर्स में। तो फिर मैंने उसको प्राइमरी कलर्स बताए कि बेटा प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। फिर मैंने उनको सेकेंडरी कलर्स बताया कि बेटा प्राइमरी कलर्स को मिलाकर ही सेकेंडरी कलर बनाए जाते हैं। देन उसके बाद जो मैंने ये देखा कि बच्चों में ये है कि बच्चे काम तो अच्छा करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि इसको हम कर तो रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है या इसके पीछे की बात क्या है। जैसे कि बच्चे को कुछ बच्चों को मैं एग्जीबिशन दिखाने के लिए ले गया, तो उन्होंने टेम्परा पेंटिंग्स को, सर आपने देखी होगी टेम्परा पेंटिंग्स, तो टेम्परा पेंटिंग्स को उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए कि सर ऐसी तो हम भी बना सकते हैं, ये तो पोस्टर कलर बनाया हुआ है। तो मैंने बच्चों को समझाया कि बेटा ये पोस्टर कलर नहीं है, बेटा ये टेम्परा कलर। कह रहे सर टेम्परा कलर वो जो शीशी में आता है छोटे छोटे चिपके हुए। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैंने कहा बेटा ये वो कलर्स हैं जिनको अंडे की जर्दी के साथ पिगमेंट जो कलर है वो पिगमेंट में आता है, पाउडर में आता था, तो उसको अंडे की जर्दी के साथ मिलाकर फ्रेस्को टेक्निक के बाद ड्राइंग करने के बाद उसको उस कलर को अप्लाई किया जाता था। देन उसके बाद ये कलर जो थीम है आपके सामने मटियाली मटियाली, एक जैसे मटियाले कलर होते हैं ना सर, उस तरह की फीलिंग देते हैं वो कलर। तो तब मैंने बच्चों को समझाया है, तो उनको डिफरेंस समझ में आया है कि पोस्टर कलर क्या होता है, वाटर कलर क्या होता है, एक्रिलिक कलर क्या होता है। फिर मैंने उनको कलर्स के बारे में बताया। वो सिर्फ जैसे कि मोमी कलर, जो क्रियॉन्स कलर है हमारे, मोमी कलर बोलते थे। तो मैंने उनको बताया बेटा मोमी कलर नहीं होते, क्रियॉन्स कलर्स होते हैं जिसमें इसमें पेस्टल कलर जो होते हैं वो ड्राई पेस्टल होते हैं, सॉफ्ट पेस्टल होते हैं, हार्ड पेस्टल्स होते हैं। तो मैंने इनको कलर्स के बारे में समझाया कि बेटा कलर्स के बारे में बताया कि सिर्फ ड्राई पेस्टल्स क्या होते हैं। मैं कहा ड्राई पेस्टल्स में बेटा सिर्फ पाउडर होता है, जैसे चौक होती है ना उसकी तरह, और जो ऑयल पेस्टल होते हैं उसमें पिगमेंट में ऑयल मिलाकर उस कलर को बनाया जाता है। तो सर जैसे बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, कलर्स का यूज करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिस कलर थीम को बना रहे हैं, जिस एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं, जिस मटेरियल को यूज करते हैं, वो एक्चुअली जाने कि वो मटेरियल कैसे तैयार हुआ। जी सर। जी आज कल माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली ने ट्रांस जमुना एरिया में या शायद कालका जी में एक स्कूल में एक प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया और उन्होंने कहा कि कोडिंग सीखेंगे बच्चे। कोडिंग पे बहुत सरकारी स्कूल के बच्चे को वो बहुत ट्रेन करना चाहते हैं आप लोगों की मदद से। और उसमें उन्होंने 6 छात्राओं का सिलेक्शन, 6 छात्राओं ने अपनी फिल्में दिखाई जो उन्होंने एनिमेशन फिल्म बनाई थी।
ये शायद ओके। हैप्पीनेस प्रोग्राम का ही असर था कि वो 6 दिल्ली की 6 लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, और उसमें हम सब जानते हैं कि एनिमेशन में ड्राइंग का, पेंटिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, फ्रेम बाय फ्रेम, इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, यस सर। जी तब सर। जाके एनिमेशन फिल्म बनती है। एनिमेशन फिल्म देखने यस को सर। बहुत आसान होती है। जैसे आपके स्टूडेंट ने कहा ये क्या पेंटिंग है सर, टेम्परा की है, तो मैं ही बना दूं। तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम में, अभी कौन आए थे हम, ये घड़ी के ही कोई कलाकार थे, तब हमने, शायद अनीता जी थी, तब हमने कहा था कि बहुत जरूरी है कि कंटेम्प्रेरी पेंटिंग को, मॉडर्न पेंटिंग नहीं, मैं मॉडर्न शब्द को ही गलत समझता हूँ, कंटेम्प्रेरी पेंटिंग को समझने के लिए उसके साथ आर्टिस्ट का होना बहुत जरूरी है कि जिसने बनाई है, क्योंकि वो सोच को दर्शाता है। हम कुछ अपनी दुनिया में विचरते हैं, वो कुछ अपनी दुनिया में होता है, तो वहां जब संगम होता है दोनों का, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यस। समझें कि कलाकार क्या कहना चाहता है, कलाकार जी क्या सर। व्यक्त करना चाहता है। तो यस सर। ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है दिल्ली में, हैप्पीनेस प्रोग्राम, इसमें यस एक सर। आपकी कितनी प्रतिभागी रहती है? क्योंकि आप जैसे गुणीमान एनर्जेटिक टीचर्स की शायद उनको भी बहुत जरूरत है, और वो शायद चाहते होंगे आपका नाम देख के, आपका काम देख के, आपको जी सर। इसमें सम्मिलित किया गया है, नहीं किया गया मैं नहीं जानता, लेकिन आप जो अभी हम जी सर। समझेंगे काम को, उसमें मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। दूसरा मैं ये चाहता था जानना कि एनसीईआरटी ने जो डॉक्टर पवन सुधीर के अंडर में ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसमें आपका भी कुछ योगदान है, क्योंकि आप एनसीईआरटी के साथ भी जुड़े हैं, वहाँ लेक्चर्स वगैरह के लिए जाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? एम जितेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तेजी फ्रीज हो गया लग रहा है मुझे सर। हाँ यार, बड़ी दिक्कत है, इंटरनेट की बड़ी दिक्कत है मैं दिल्ली सुन में पा रहा हूँ किसी सर, वजह आपको से। जितेश जी शायद अभी सुन पा रहे हो सकता है, लेकिन उनका नेटवर्क गोल गोल घूम रहा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में है, हाँ, है जी। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या ये कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट के साथ मिलके, क्योंकि काफी अच्छा काम हेलो। हो रहा है। हेलो। हाँ सर। आ जी गए सर सर, आ बताइए। गए। हाँ जी सर। मैंने कहा एनसीईआरटी भी आप जाते हैं, एनसीईआरटी में आर्ट, डॉक्टर पवन सुधीर के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें दिल्ली दिल्ली यस में सर। फोकस कर रहे हैं या दिल्ली से बाहर आज भी जाते हैं? हाँ, शायद आधी सर गई अभी तक उनके तो मैं पास। दिल्ली से बाहर अभी कभी गया नहीं जितेश, हूँ। आप हाँ हाँ जी। हेलो। हाँ सर, आवाज आवाज अब बहुत आई है जल्दी आपकी आवाज। जाएंगे? अ, हेलो। मैं कहा बहुत जल्दी हेलो। जाएंगे? आपके काम, आपकी जिजीविषा को देख अच्छा। के, आपके रुझान को। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, यस, आई कैन हियर यू। जी सर जी, अब आ रही है। जी जी। हाँ जी सर जी, तो आ रही है सर भाई। उसमें उसमें क्या कर सर। रहे हैं, इसका कंसेप्ट भी थोड़ा बताइएगा, शायद बहुत। हेलो। हेलो। हेलो, हेलो, अ, हेलो, सर आवाज आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है, क्या किया हाँ जाएगा? सर, आप सही इंटरनेट है की अब। समस्या शायद आपके एंड हाँ में सर। भी है, हाँ मेरे। नहीं नहीं सर। हाँ सर, आप सही है। जितेश, हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो फेलोशिप स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे सीसीआरटी में, और जी सर। पूरे देश के आर्ट्स कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आते थे जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप के लिए। मतलब इतना ओके। सुंदर काम, इतना सुंदर काम। और जब उनके साथ, मैं तो एक्सपर्ट नहीं था, मैंने एक्सपर्ट पैनल हमने डिसाइड किया था, वो इंटरव्यू करते थे, मेरी रुचि थी तो मैं जाता था उनके पास। मतलब देख के आनंद आता था यार, लगता था कि हाँ, ये इस कला में पूरा संसार समाया हुआ है। तो आर्ट का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम पहुंचेंगे। वो वेस्टर्न कंट्रीज की कुछ अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई इंडियन आर्ट को इतना बढ़ावा नहीं देते हैं वो, लेकिन वक्त आएगा, समझेंगे, और हम विश्व स्तर पे छाएंगे। लेकिन जी सर। आपने कभी फेलोशिप की अप्लाई किया कि नहीं किया?
सर मैंने एक्चुअली इस बार अप्लाई किया था पीएचडी के लिए। और जो PhD है पीएचडी के लिए। हेलो। हाँ जी यस सर, यस अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। यहाँ मानसिंह तोमर मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज है यहाँ पे, एमपी में। तो ग्वालियर पीएचडी का में। सिलेक्शन हो गया। हाँ जी, मगर रेगुलर बेस थी। और फिर मेरे फादर साहब ने कहा कि जितेश देख लो जॉब, फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर रेगुलर होती है। तो फिर मुझे लगा कि यार अभी थोड़ा ड्रॉप आउट करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जो है देखते हैं। और सर मैंने तो एनसीईआरटी। जॉब यस में सर, यस सर। रहते रहते सेमेटिकल नहीं मिलता। जॉब में रहते रहते स्टडी लीव नहीं मिलती। 2 साल का स्टडी लीव का प्रोविजन होता है, तो 2 साल में पीएचडी काफी कुछ हो सकती है। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि मेरे जिस जॉब पे मैं लगा हूँ सर, वो मुझे जॉब ड्रॉप आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी मैं कर नहीं सकता हूँ। नहीं 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 अदरवाइज। नहीं, आपको मिल जाएगी नहीं लीव नहीं, सर, सही करें, स्टडी लीव मिल जाएगी आपको। स्टडी लीव ओके। मिलती है सर। 2 साल की विदाउट पे होगी, लेकिन दो ओके। साल के लिए आपको स्टडी लीव मिलेगी। उस पर स्टडी स्टाइपेंड लीव ले मिलती सकते हैं अपने parents जी का। वो जरूर लीजिए, करिए। ओके सर, फिर मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करता हूँ। तो हाँ देखिए, प्लीज डू, अगर प्लीज डू। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो दोबारा मेरा सिलेक्शन होगा सर। अरे आप मैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई सरस्वती का करूंगा सर। आशीर्वाद है, हमारे आशीर्वाद की क्या औकात है। जी सर। आप पे तो सरस्वती का आशीर्वाद है यार, इतना अच्छा काम आप कर रहे हो। सपोर्ट, जी अर्धांगिनी का सपोर्ट है, घर का सपोर्ट है, सब कुछ है। कर डालो आपको। बच्चों को, कर डालो। जी सर, मैं नेक्स्ट ईयर पक्का अप्लाई दोबारा करूंगा, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि आप जैसे बड़े हम्म, लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो दोबारा मेरा सिलेक्शन होगा, और फिर मैं पीएचडी अपनी कंप्लीट करूंगा। हम्म, जी जी जी, सर। बढ़िया जितेश जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। बिल्कुल। और देखिए आपको रजनीकांत शुक्ला सबका। जी कह रहे हैं कि, रजनीकांत शुक्ला जी कमेंट पास कर रहे हैं कि स्टडी लीव मिलती है। जी सर। देखा मैंने। और पीएचडी की अब जो रेगुलेशंस है उसमें 6 महीने आपको जाना होता है सर रेगुलर, बस 6 महीने से ज्यादा नहीं जाना होता रेगुलर। ओके सर, एक्चुअली मैंने उनसे कंफर्म किया था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रोफेसर तुम्हें सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उनके पास जाके थीसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पीएचडी बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए स्टडी के लिए मुझे टाइम चाहिए। और थोड़ा सा देखा, और फिर मैंने देखा कि यार मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। एक्चुअली मेरे पास पेंटिंग्स के बहुत ऑर्डर है इस टाइम पे, और मुझे अपना खुद का काम भी करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपनी 4 से 5 पेंटिंग बनाऊंगा। मेरी एक पेंटिंग बनाने में 15 से 20 दिन लगेंगे, लगते हैं। एक जो अभी स्टाइल शुरू कर रहा हूँ मैं अपनी थाली, ट्रेडिशनल थाली का। तो जी सर। जी जी जी, सर। फ्री हो गए जोशी सर। मैं तब तक मैं अपनी बात, एक सवाल पूछना चाहता सर। परसों श्रीकांत दुबे ही आए थे हमारे शो में, दिल्ली से ही कला शिक्षक हैं, आप जानते होंगे। तो उनका एक स्टाइल है कि उन्होंने कहा कि मेरा एक स्टाइल है कि मैं आंखें जो है लार्जर देन लाइफ बनाता हूँ अपनी पेंटिंग्स में। वो उनकी खास एक स्टाइल है। तो आपने अपनी पेंटिंग्स में ऐसी कौन सी स्टाइल बनाई है जो आपको खास बनाती है, सबसे अलग बनाती है? सर मैं अपने काम को जितना ज्यादा यथार्थ, जितना ज्यादा रियलिस्टिक बनाऊं, मुझे उतना जी अच्छा लगेगा। मैं एक्चुअली मेरा काम जब क्लाइंट देखते हैं तो वो कहते हैं सर कंप्लीट है। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी मजा नहीं आया, अभी अभी मजा नहीं आया। मैं उनकी एक्सपेक्टेशन के बाहर तक उसको। जी सर, जोशी सर। मेरे को लगता है, क्योंकि आपने ये कहा कि आप गजल गाते हैं और नज्म गाते हैं, तो गजल जी और सर। नज्म में जो बेसिक डिफरेंस समझता हूँ उर्दू लिटरेचर में, वो ये है कि गजल में आप शेर, डिफरेंट शेर कह सकते हैं। नज्म बड़ी फोकस्ड होती है, एक जी विषय सर। विशेष को लेके बनाई जाती है, लिखी जाती है, नज्म होती है। तो आपकी जो जी सर। पेंटिंग्स हैं उसमें जी आपकी सर। नज्म में जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसका असर है। वो चाहे एक थाली हो, वो चाहे फर्स्ट हो, वो चाहे कोई जी भी हो, एक विषय को लेकर आप चुनते हैं और उस विषय को सही से बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत जी सुंदर सर। बात जी सर। है। एक्चुअली मैं आपको अपनी एक पे कुछ पेंटिंग्स दिखाता भी, बट कुछ तो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। बाकी मैं जो भी स्टाइल बना रहा हूँ सर, वो ये नहीं पेंटिंग है। वो कोई बात नहीं। हाँ सर। देखिए और ये। जितेश, यस सर। जितेश, जी सर। जी जी। हेलो, फ्रीज हो गए। नहीं नहीं, वो एक फ्री नहीं है सर। साहिर लुधियानवी का एक शेर है जी कि, सर। हैं,
कि वो जी अफसाना सर। जिसे अनजान तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ दे। अच्छा, तो आप हमें यहीं पे छोड़ दीजिए, हम आपको दोबारा बुलाएंगे और उस अफसाने को मुमकिन करेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे। तो अभी तो उस जी अफसाने को सर। छोड़ दी कि वहाँ पेंटिंग आप ढूंढते फिरे दीवारों में, कहाँ है, कहाँ है। हम अभी आपसे ज्यादा मुखातिब हैं, सीख रहे हैं आपसे, आपके काम के बारे में। बहुत अच्छा लगा। अपने इस विनम्र स्वभाव को, अपनी इस नेचर को बनाए रखिएगा। आर्टिस्ट जी विनम्र सर। होता है, लेकिन आप उसकी एक प्रतिरूप उसका हमें आज भी दिखा कि जितने हमारे दिल्ली के गढ़ी के कलाकार आए, कलाकार जितने भी आए इस प्रोग्राम, सब बहुत विनम्र। लेकिन सर ये नेटवर्क बड़ा बहुत ही जो है हेलो। गड़बड़ है, ये नेटवर्क बिल्कुल भी विनम्र नहीं है, इसलिए बार बार चला जा रहा है और बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। जी जी सर, कोई बात अब लग रहा है जी सर। नेटवर्क फिर से शुरू हो गया। जी जोशी सर। जी नहीं, सर। मैं और किसका काम पसंद है, कितना आपका इंटरेक्शन होता है आर्टिस्ट से, कितना त्रिवेणी जाते हैं, कितना और गैलरीज में जाते हैं देखने के लिए। मैं यस सर। यस स्पेशली सर। मैंने किसी सज्जन से पूछा था, शायद दलित पंथ जी थे, उनसे पूछा था कि घड़ी में काम करते करते या दिल्ली में काम करते करते आपका नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों से कितना इंटरेक्शन होता है, राइट। हमने जी शायद सर। साउथ इंडिया तो हम थोड़ा बहुत समझते हैं क्या है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में इतना सुंदर काम हो रहा है, असम से लेके मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, जहाँ चले जाइए आर्टिस्ट, वहाँ के आर्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको, जी सर। उनसे कैसे इंस्पिरेशन मिलती है या कैसे आप उनको इंस्पायर करते हैं, कोई ऐसा स्टडी टूर आपका होता हो? क्योंकि इस प्रोग्राम में डॉक्टर राजेश आए थे हैप्पीनेस प्रोग्राम के, उन्होंने कहा हम लंदन गए, अमेरिका गए, यहाँ गए, वहाँ गए, ऐसा गए, वैसा गए। तो कुछ आर्ट के टीचर्स को का विजिट भी होता है। आर्ट के टीचर्स की गैलरीज की क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पे सर? हेलो। आर्ट की टीचर जो आप लोग हैं, जी वो सर। अपनी बड़ी बड़ी चीज में आपको टाइम नहीं मिलता, आपको समय नहीं मिलता, आपको स्थान नहीं मिलता। तो हमने एक सुझाव दिया था कि दिल्ली जी के जो सर। अच्छे स्कूल हैं, जी उनके सर। स्कूलों के अंदर आर्ट गैलरीज को डेवलप किया जा सकता है। जी सर। जी जी जी। ये बात मैंने भी अपने क्या संभव है? हाँ सर, बिल्कुल संभव है। हमारे जो पहले एचओस थे आनंद विहार के, उनसे मैंने कहा था इस बारे में कि सर एक रूम, एक गैलरी में शिफ्ट कर दो। तो उन्होंने तो सर किया, मगर वो स्कूल बिल्कुल लेवल पे था। स्कूल लेवल पे था सर। जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं कि कहीं कोई बड़े दिग्गज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में कोई हो जो इस तरफ हमारी जो आर्ट फील्ड है उसकी तरफ रुख अगर डाले, तो इस चीज पे काम करना चाहिए सर। क्योंकि अगर हर एक स्कूल में हमारी आर्ट गैलरी होगी तो बच्चों के क्रिएटिव वर्क्स उधर एग्जिबिट होंगे, लोग देखने आएंगे, अप्रिशिएट करेंगे बच्चों को। बिल्कुल और बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सर, अप्रिशिएट बिल्कुल। सर, बच्चे अगर अरे अप्रिशिएट होते उस हैं किसी के थ्रू। उस जी सर। जी उस लोकेलिटी के पेरेंट्स, लोग बाग, जी जी आर्ट कॉन्शियर सब आएंगे। जी जी। आर्ट यस आपको सर। डेवलप कर सकते हैं, बच्चों की आर्ट डेवलप हुई, जी आप जी उसमें बच्चों को भी स्थान दीजिए। बच्चों की जी जी पेंटिंग उसमें लगी तो देखिए उनको कितना उनको प्रोत्साहन होता है, कितना वो सातवें आसमान में पहुंचते हैं कि मेरा यस सर। काम यस डिस्प्ले हुआ है, मेरा काम डिस्प्ले हुआ है, राइट। यस सर। तो सर मैं आपको एस हाँ जी सर। रजनीकांत शुक्ला जी हैज सम एक्सेस टू द ऑफिस ऑफ मनीष सिसोदिया जी, और मनीष जी सर। सिसोदिया जी को हम ये यदि सजेशन आप लोग दें कि स्कूल के अंदर यदि जी सर। आर्ट गैलरीज डेवलप हो जाए, इतने अच्छे स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जी जी आर्ट की एक बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा की हर प्रॉब्लम के लिए। आर्ट जो है वो एक बड़ा सॉल्यूशन है। तो यदि जी जी उसमें इनडिसिप्लिन होता है, उसमें इंस्पिरेशन ज्यादा मिलती है, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो यदि स्कूल के अंदर आर्ट गैलरी बन गई, मैं आपको करना है कि आपको चैनल लाने हैं, थोड़ी लाइटिंग करनी है और सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। यस बस सर। यस तीन जी चीजें हैं।
और वो काम आसानी से हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी अच्छी तरह हो, स्कूल के गेट से खुलते ही आपका आर्ट गैलरी बन जाए, तो उसमें देखिए जी। कितने लोग आते हैं, और ये कल्चर डेवलप हो गया, और राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। यस सर, ये बात मैंने कहा था एचओएस सर के तो कहीं, मगर स्कूल लेवल पे तो ये पॉसिबल है सर, अगर आपकी कनेक्शन एचओएस से अच्छे हैं तो। बट ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि सिसोदिया सर से अगर कहा जाए क्या, और जिससे कि बच्चे का हाँ। क्रिएटिव माइंड बहुत ज्यादा डेवलप होगा, और लोग भी जैसे एसएमसी मेंबर्स हैं, एसएमसी मेंबर्स अगर अपने बच्चों की छोड़ो, स्कूल के किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को देखते हैं तो उनको बहुत प्राउड फील होता हाँ। है कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें ऐसे बच्चे, ऐसे भाई क्रिएटिव बच्चे हैं। हम तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आइडिया दे रहे हैं। ये यस सर, संसार यस सर। में जो कुछ सफलता है ना, वो आइडियाज की है। आइडिया जी यदि सर, आ जी गया, जी द आइडिया ऑफ आइडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो यदि जी जी बच्चों में इंस्पिरेशन आना है, इंस्पायर करना है, उनको यदि कुछ जी ऐसे आइडिया मिल जाते हैं, कहीं से भी मिले, कोई भी दे, और उससे जी जी 50 आर्टिस्ट, 50 पेरेंट्स हमको और सजेशन दे सकते हैं कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। बच्चे खुद सजेशन देंगे, तो एक उसको जनरेट, जी जी इग्नाइट करने की जरूरत है। जो हमारे प्रेसिडेंट कलाम साहब कहते थे, यूनाइटेड माइंड्स। तो यदि हमने जी इग्नाइट जी कर जी दिया, तो वो फिर कहीं ना कहीं जाएगा वो, यस सर, सही कह रहे हैं सर मेरे आप। को लगता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जी सही सर, कह रहे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल आइडिया बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइडिया ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो आईएएस है, वो आइडिया की तनख्वाह उनको मिलती है। वो बैठे बैठे नए नए आइडिया देते रहते हैं। वो भले ही लागू हो पाए या ना हो पाए, वो बात की बात है, लेकिन वो आइडिया के हाँ, उनको जो है पैसे मिलते हैं। आइडिया देने के पैसे मिलते हैं, बस सोचने के पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। जी सर। तो जितेश जी, बहुत शानदार आपसे वार्ता रही, और हम नहीं, कार्यक्रम के बच्चे अंतिम देखते चरण हैं, में हैं। पेरेंट्स देखते हैं। जी जोशी सर। जी सर। वो नेटवर्क सर फिर बेईमान हो गया वहां पर, नहीं, मैंने गड़बड़ कहा हो गई है। बच्चे देखते हैं, पेरेंट्स देख हाँ, बच्चे देखते जी हैं, पेरेंट्स देखते हैं, तो कई सारे आइडियाज आएंगे ना। क्योंकि देखिए, मैं जी हमेशा सर। कहता हूं कि केरल में कई पॉलिसीज जो हैं वो बहुत सफल हो जाती हैं, क्योंकि केरल हैज ए वेरी जुडिशियस मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को मिक्स करके रहते हैं, और वहाँ कोई भी पॉलिसी बनती है उसमें सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, कि पब्लिक वो देती है ओपिनियन। इस तरह देखिए, हर साल वहाँ बाढ़ आने लग गई, वो मुकाबला कर रहे हैं। कोविड का उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल पूरे देश में रखा, केरल में। तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। यदि हम पब्लिक को एक ये समझेंगे, मैं एक अफसर होके मैं ये समझूं कि हाँ जी, सारे सारे मेरे पास ही हैं और सब कुछ नहीं आता, तो बहुत बेकार चीज है, तो बहुत ही गलत चीज है। राइट, आइडियाज यदि आ गए हैं तो उससे जी एक आइडिया को जनरेट करते उससे कई आइडियाज आए। सर, जी दिल्ली सर। में तो बहुत सारे मेट्रो स्टेशन में ही आर्ट गैलरी बन सकती है। एक एक स्कूल अगर मेट्रो स्टेशन को ही गोद ले ले, तो वहीं जो है उनकी गैलरी भी, आर्ट गैलरी खड़ी तो रहेगी। कब्जा कर रखा है। नहीं, वो वहां पे आर्टिस्टों ने कब्जा कर रखा है। वो एक कॉकस है, या कह लीजिए वो दूसरी क्योंकि मेट्रो वाले भी इतना कोई दरिया दिली नहीं रखता ना, कि दरिया दिली हो तो दें बच्चों को, अपने शहर के बच्चों का पेंटिंग लगाएं। कोई मेट्रो साहब के पास जाए, कोई मेट्रो के चीफ के पास जाए, कहीं हमको जगह दे दीजिए वहां पे। और कर रहे हैं आर्टिस्ट, बहुत जगह बहुत अच्छा अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है मेट्रो स्टेशन पे आर्ट का। जी सर। तो एक जी हमको जी जी 10 स्टेशन पे दे दें जहाँ बच्चे लगाएं, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी की मेट्रो स्टेशन पे, उस लोकेलिटी के बच्चों की एडमिशन लगे, तो आते जाते हजारों लोग लेंगे। तो यस सर, स्कूल से ही बहुत शुरुआत अच्छा करें। सुझाव है सर। कमर्शियल भी हो गया है, मेट्रो कमर्शियल जी भी हो जी गया है, तो स्कूल से ही शुरुआत करें। जी जी बढ़िया अकेला सर, चला थैंक था यू सर। जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जी जी सर, बहुत अच्छा सुझाव है सर, बहुत अच्छा सुझाव है। जी जी जी, हम अपने कार्यक्रम के बहुत अंतिम अच्छा चरण लगा। में हैं। तो 1 घंटे का हमारा अमूमन कार्यक्रम होता है, और 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, और पता नहीं चला बातचीत में कि कब इतना समय निकल गया आपके साथ। जी मैं सर। हाँ, जोशी मैं सर तो से अनुरोध करूंगा, बहुत जोशी सर, आपने जो सवाल पूछा था सर, उसका जवाब आप दे दें, तो फिर हम समापन की ओर जाएंगे। और जितेश जी, तब मुझे तक आप मुझे आप सोचिए पहले कि ऐसी जवाब बात जो बताइए, आप आपके बताना पास चाहते हो, छूट रही है, और आप बताएं।
क्या सर? जी आपके पास क्या क्या जवाब आए हैं ये बताओ मुझे। अरे सर आप तो, मैं आपसे सवाल पूछता उल्टा मुझसे सवाल पूछ लेते। मुझे 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 बताइए क्या जवाब आए हैं। सर दो हमको जवाब आए हैं, मेरे को लगता है बढ़िया। हाँ? 2 जवाब आए हैं हमारे पास आज के शो के। बस तो अरे हाँ यश जोशी बाबा हैं जिन्होंने पहला जवाब हाँ दिया था 7:14 पर। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज थे वो। और ओ अच्छा दूसरा जवाब वंदना चौहान जी ने दिया है, वो कह रही है कि इब्राहिम अलगाजी थे। अच्छा जी अच्छा। नहीं वो सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए दोनों जवाब ठीक नहीं है। इसका उत्तर है लीजेंडरी है एक मायने में, क्योंकि जो उनका डेडिकेशन है। इसका उत्तर है शशि कपूर। शशि कपूर। Yeah, I was thinking that that was the okay. शशि कपूर। शशि कपूर जी का जो जन्म हुआ था वो हॉस्पिटल में नहीं हुआ था। एक अहाता था, खुला आसमान था, चांदनी थी, उसमें जाली लगाई गई और चंद्रमा की पूरी रोशनी थी, इसलिए उनको शशि नाम दिया गया। शशि का नाम दिया गया। शशि का नाम दिया गया, राइट। और शशि कपूर को देखते हुए जब वो अपने पिताजी के साथ जाते थे, पृथ्वीराज कपूर जी के साथ, जी और जी। इतने स्मार्ट थे बच्चे, इतने खूबसूरत थे कि उनके दादाजी को लगा कि ये कुछ कमाल करेगा। और अब पृथ्वीराज कपूर साहब को याद आया कि उनके दादाजी ने, आप विश्वास करेंगे, पेशावर में अपने घर से लेके अपनी महबूबा के घर तक सुरंग खोद दी थी अंदर ही अंदर उनसे मिलने के लिए। सुरंग खोद दी थी। और शशि कपूर जी 7 समंदर पार गए जेनिफर से विवाह करने। तो अपने परदादा जी की उनकी तरह काफी लंबा सफर उन्होंने तय किया। शशि कपूर जी जी ने पृथ्वी थिएटर्स को जो मान दिया, जो एक इज्जत बख्शी, और सचिन कपूर जी ने 2-3 फिल्मों में काम किया, उसका तो पूरी तरह समर्पित थिएटर्स को लेके। कपूर जो थे उनके पुत्र, उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके बाद उनका डायरेक्शन भी किया, उनका मन नहीं लगा। फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड थे, फोटो जर्नलिस्ट बने, बीबीसी लंदन में जाके काम किया, उसके बाद शादी की और अमेरिका में बस गए। तो इस तरह पूरा परिवार जो था वो थिएटर और सिनेमा में संलग्न था एक किस्म से, राइट। और शशि कपूर जी ने महाभारत चूंकि इतनी पसंद थी, लेकिन टाइम पीरियड फिल्म बनाना इतना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जी दोनों को कहा, और दोनों ने फिल्म बनाई थी। यदि आपको याद हो, कलयुग एक फिल्म बनी थी जो पूरे महाभारत पे आधारित थी, तो वो फिल्म भी बनी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो शशि कपूर है। शशि कपूर जी के बारे में हम घंटों बात करते हैं, लेकिन कैसे वो आइवरी उनके साथ जुड़े, कैसे उन्होंने फिल्में बनाई, और हमेशा घाटा हुआ, हमेशा जितनी फिल्में उन्होंने बनाई, क्योंकि सार्थक फिल्में बनाते थे, और हमें हर फिल्म में उनको बहुत घाटा हुआ, लेकिन अपने जुनून को उन्होंने बनाए रखा। इसलिए हम नतमस्तक हैं शशि कपूर के प्रति। जी, हम आपके प्रति नतमस्तक हैं सर। आपने गूगली कर दी, लोगों को इतने सरल सवाल की उम्मीद नहीं थी आपसे। इसलिए लोगों ने जवाब ही नहीं दिए। मेरे दिमाग में आया था कि कोई कपूर खानदान का ये होगा, लेकिन मैं मुझे ऋषि कपूर लगे थे, मुझे ऋषि कपूर लगे थे। शो होस्ट करते करते इतना सोचना संभव नहीं होता, और आप 7:06:59 पे आप सवाल भेजते हैं, तो वो मेरे लिए संभव नहीं होता कि मैं उस तरफ सोचूं कि इसका क्या जवाब होगा। तो आप होस्ट हैं, तो आपको मैं क्या एक दिन पहले भेज दिया करूं कि आप हर प्रश्न का उत्तर जान लें? नहीं सर, मेरे पास बहुत चस्का है। मेरे पास बहुत रजनीकांत शुक्ल जी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बता देते। वो ज्यादा सरल हो गया, 2-4 और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। सर लोगों को लगा कि इतना सरल तो आप पूछ ही नहीं सकते,
इसलिए लोगों को लगा नहीं कितना? जरूर कोई टफ होगा, इसलिए अब इब्राहिम अलगा जी का नाम आया, पंडित जसराज जी का नाम आया, लेकिन शशि कपूर पंडित जैसा सरल जसराज जी का है। फिल्मों में पति पत्नी पुत्र, ये फिल्में कहाँ से आ गई? जो बाबा जी ने आंसर दिया वो ये तो बाबा जी जाने, उन्होंने आंसर दिया, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि लोगों को जितने भी आप नाम लिया आपने, रजनीकांत शुक्ला जी, हाँ। उपाध्याय जी या बाकी लोग, सबको ये लगा कि हाँ। जोशी सर इतना सरल सवाल तो कभी पूछ ही नहीं सकते, तो संभव ही नहीं है, तो इसलिए ये कोई टफ ही क्या होगा, पूछ इसलिए इसका आंसर ही मतलब जी। हमने जितने सवाल पूछे, जैसे मैंने कृष्णा सोबती जी का कहा, आपने कहा हाँ, फिर रजनीकांत शुक्ला जी का मैं उनसे मिला था, शशि कपूर जी का कहा तो रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं हाँ मैं उनसे मिला हूँ शशि कपूर जी से। मतलब जी बहुत साधारण कैरेक्टर्स हैं, हमारी आम जिंदगी के आने वाने में बुने हुए कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं था सर। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, वो आसान था, बात यही तो ये मैं भी कह हाँ, रहा वो हूँ, आसान ऑप्शंस था। नहीं है तो इसलिए वो डिफिकल्ट लगता है। नहीं, ऑप्शंस नहीं है ना, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। चलिए चलिए चलिए, कल का जो इनाम था वो रजनीकांत शुक्ला जी को मिला, आज का नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। अच्छा, तो शुक्ला जी, कोई दूसरा बात चश्मा भी आपके घर जल्दी पहुंचेगा, एक तो आप तक पहुंच चुका है, तो बहुत धन्यवाद। आप शो में लगातार उत्साह बनाए रखते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं हमारे सारे दर्शक, जी, जी, और इससे जो है जी, जी, एक अलग वातावरण बनता है शो का। तो आज के लिए इतना ही। जितेश सर, कोई ऐसी बात इम्पोर्टेंट जो आप कहना चाहते थे, छूट गई हो, जरूरी हो, तो आपका स्वागत है। हाँ सर, मैं जैसे कि मैं ये कहना चाहता था, आई वुड लाइक टू ग्लैड टू से दैट कि एक आर्टिस्ट जो होता है कि वो कोई काम करता है तो वो किसी से इंस्पायर जरूर होता है। सो मैं अपने इंस्पिरेशन यथार्थवाद को मानूंगा, और जो मेरे यथार्थवादी चित्रकार बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, वो थे राजा रवि वर्मा, वाह, जिसका हाँ। हाँ जी, जिसका जिक्र मैं के वर्मा सर से काफी बार कर चुका हूँ। और जी सर, और अभी एक रिसेंट आर्टिस्ट हैं विजेंद्र शर्मा, उनका अच्छा। काम सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। विजेंद्र शर्मा बहुत अच्छा काम लगता है। कहाँ पर है? सर इंडिया में ही है। और सर मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अपनी यूनिवर्सिटी में एज एन एलुमनाई के रूप में मुझे वहाँ इनवाइट किया गया था उनकी पेंटिंग्स की स्लाइड चलाने के लिए। सो आई वाज सो हैप्पी दैट फॉर दैट। सो मैं कहना चाहूंगा कि मेरी इंस्पिरेशन राजा रवि वर्मा थे, मगर आज हमारे विजेंद्र शर्मा जी हैं जो अभी हैं हमारे बीच, और बहुत ही अच्छे वर्क्स वो अपने प्रेजेंट करते हैं, और बहुत अच्छा उनका टॉपिक होता है काम करने का। और बाकी सर एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है ओमर ऑर्टिज, मैं एक आर्टिस्ट के बारे में और बोलना चाहूंगा। ओमर ऑर्टिज रियलिस्टिक वर्क करते हैं, हाई रियलिस्टिक वर्क करते हैं, उनका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरा काम वैसा हो, मैं चाहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वैसा काम मेरा एक दिन। आमीन आमीन, ईश्वर करे ऐसा हो, आपकी मनोकामना पूर्ण। बहुत सर इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर होगा सर ऐसा एक दिन। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि जितने आपके सीनियर्स हैं ना, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब दिखाते हैं कि आप कितने सहृदय हैं, कितने विनम्र हैं, एक आर्टिस्ट होने के नाते कितने खुशनुमा व्यक्तित्व मालिक हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। आप कितनी भी तारीफ करना सर, पोर्ट्रेट बनाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। मैं कौन सा पोर्ट्रेट? कोई भी कुछ नहीं बनेगा सर जी। आप बीच में थे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ऐसे मजा आ गया, थोड़ा सा शो को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए थोड़ा बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल, हाँ सर, जरूरत होती है। वो एक गाना है ना, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूँ सर, वो आप कह रहे हैं। नहीं सर, नहीं भैया भट्ट जी, इस गाने को जब लिखा था शैलेंद्र ने, तो रात के 2 बजे राज कपूर शैलेंद्र के घर के नीचे गए, फोन बजाते रहे, पूरी कॉलोनी जाग गई। इसके बाद वो शैलेंद्र जी के घर गए, आधे घंटे तक गले मिलके रोते रहे
कि शैलेंद्र तुमने क्या लिख दिया, सब कुछ जी। सीखा हमने, न की होशियार, सच है दुनिया वालों की हमें अनार। जी बिल्कुल सर। तो इस गाने के मैं चाहता हूँ कि वर्मा जी और शर्मा जी की तरह जितेश जी भी खूब नाम कमाए, एक दिन बहुत बड़े चित्रकार बने। क्या तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जी व्यावसायिक रूप से भी सफल हो और कलात्मक रूप से भी सफल हो, दोनों तरह से धन्यवाद आप सर, सफल हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो लोगों का मित्रों, आशीर्वाद है तो सर एक दिन ऐसा होगा अच्छी जरूर। बात। नहीं, बिल्कुल आपकी लगन, आपकी जी जी मेहनत, जी आपका इंशाल्लाह। व्यवहार और निश्चित रूप से माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा आपके ऊपर है। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। तो मित्रों, कल शाम 7 इसको बजे एक हिंदी बहुत में खास मेहमान। जी जी जोशी सर। हिंदी में कहते हैं तथास्तु, इंशाअल्लाह को हम हिंदी में तथास्तु कहते हैं, तो यस तथास्तु सर, जी यस सर। आपकी मनोकामना हम दोनों कह देते हैं सर, इंशाल्लाह भी और तथास्तु भी, और कोई तीसरा है तो वो भी, तथास्तु। चौथा है तो वो भी। हाँ, आमीन। आप तुम सब आमीन सर। सफल होंगे सर। मैं कल शाम 7 बजे के शो के बारे में बताना चाह रहा था आपको, और जी राजेंद्र सर। प्रसाद उपाध्याय जी फिर याद दिला रहे हैं कि उनका पोर्ट्रेट बनना बाकी है। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा सर कि कुछ आपको पैसे भेज सकूं इकट्ठे करके, ताकि मेरा भी बन जाए, कभी माला वाला डालने के काम आए बाद में। अरे नहीं सर, नहीं। क्योंकि आप रियलिस्टिक चित्र बनाते हैं, तो ऐसी मुझ से होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जब हाँ सर, जब तक आप चिंता मत पोर्ट्रेट कीजिए सर। जब तक आप पोर्ट्रेट बनाएंगे तब तक मेरी मुझसे शहीद हो चुकी होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं भले ही जीवित रहूं, लेकिन मुझसे निश्चित नहीं रूप नहीं से सर, शहीद अच्छी होंगे। लग रही सर, सर काटिए मत सर। सर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सी लग रही अरे है। ये मेंटेन नहीं करना सर। ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है भाई। सर मेरी वाइफ बोलती है कि ये बियर्ड हटा दो, ये दाढ़ी हटा दो। मैं कहा नहीं, बियर्ड हटेगी तो मजा खत्म हो जाएगा। तो सर ये मूछें बहुत अच्छी हैं, मूछें बहुत प्यारी हैं सर। इसके हटते ही फिर मजा खत्म हो जाएगा सर। मेरे ये एक आप प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि पेंटिंग्स बनाओ। पेंटिंग्स जी, बनाने के साथ साथ जब तक काम में नमक ना आए ना, तब तक मजा नहीं आता। तो सर आपका जो नमक है वो आपकी मूछें हैं सर। क्या बात है, वो क्या तो है। बात, क्या बात। क्या बात है। जी सर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जी सर। शाम 7 बजे मित्रों हमारे साथ डॉक्टर राकेश भट्ट होंगे, जिनका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, श्रीनगर उत्तराखंड से। डॉक्टर राकेश भट्ट बहुत ही विद्वान हैं, खासकर लोक कलाओं की अगर हम बात करें, और लोकगीतों और लोक नाट्यों की हम बात करें। चक्रव्यूह, कमल व्यू, गरुड़ व्यू, इन सब का कई बार जिक्र इस शो में हमारे हो चुका है। और भी बहुत सारे, निंदा की, जागरों का, राजात का, इन सारी विधाओं में उनको महारत है, लोक नाट्यों में, लोक नृत्यों में, लोकगीतों में, गढ़वाल रीजन के खासकर। तो कल डॉक्टर राकेश भट्ट हमारे साथ होंगे ठीक 7 बजे द टीचर शो के एपिसोड नंबर 119 में। कहीं मत जाइएगा, बहुत ही कमाल का गाते हैं वो हर विधा में, बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काफी दिन तक रहने का, काम करने का। तो उनके साथ बहुत मजा आने वाला है कल। और पिछले सभी एपिसोड, 117 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। अब सबसे अनुरोध है कि पुराने एपिसोड भी देखिए समय निकाल करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप भी उनके काम से सीख सकें। जैसे चित्रकला में आज के हमारे जो मेहमान थे, इससे पहले भी आपने देखा बहुत सारे मेहमान चित्रकला के हमारे शो में आए लगातार, तो उनसे भी सीखा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और कल शाम को 7 बजे हम डॉक्टर राकेश भट्ट जी के साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए द टीचर शो से आप हमें अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। नमस्कार। 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 The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार।
द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।